नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज की ब्लेस संगत सुबोध कुमार अंकल उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबोध अंकल गुरु परिवार की तरफ से। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमस्कार। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने एक बार और हमें अपनी संगत शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं। गुरुजी महाराज, समय आपका, संगत आपकी, आप पे ही जो शेयर करवाना है, जैसे शेयर करवाना है, इस जिह्वा पर विराजमान होकर अपनी उस कृपा को शेयर करवाएं प्रभु, जो आपने मेहर की है। संगत जी, सत्संग बहुत बार शेयर हो चुके हैं, बट फिर भी कहते हैं कि कोई भी संगत पुरानी नहीं होती। एंड हो सकता है कोई नई संगत हो यहाँ पे, हो सकता है जो पहली बार सुन रहे हो, या स्पेशली बात मेरी अपनी खुद की है कि गुरु महाराज जी की इस कृपा को मैं अपने आप में खुद कई बार सुनते रहता हूँ, और गुरु जी को भी बहुत बार सुनाते रहता हूँ मैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु महाराज जी ने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करवाई, अपने श्री चरणों में कैसे बुलाया। मैं दुबई में रहता था संगत जी। एंड साल में एक बार छुट्टी पे आता था। गर्मी का समय होता था ज्यादातर मई जून में। उस वक्त जब मैं आया था, 2014 की बात है ये, 14 या 15, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसे ही शायद 15 का होगा वो। शाम के टाइम पे ना मैं अपने दोस्त के साथ एक ऐसी बातें होती चल रही थी हमारी। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ही बहुत कम बात करने वालों में से हैं, सो बहुत ज्यादा बातें तो हमारे पास होती नहीं है। सो सडनली एक साइलेंस आया हमारे बीच, एंड मेरे मन में कुछ सवाल आए। भाटी माइंस में घर रहता है। एंड हर रोज शाम के टाइम पे फतेहपुर जाया करते थे हम सब्जी लाने के लिए, मैं और मेरी वाइफ। जब भी उधर से हम आते जाते जो देखते थे ना शाम के टाइम पे, कि इधर बहुत सारी गाड़ियां अब नई आने लगी है, एंड पीछे गुरु जी गुरु जी गुरु जी के स्टिकर लगे हुए होते हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जय गुरु जी गुरु जी। तो मुझे लगा कि इस रोड पे तो पहले ही इतने सारे गुरु हैं, अब एक और आ गए। तो वो मन में एक इच्छा हुई जानने की आखिर ये हैं कौन। तो मैंने उस दोस्त से पूछा कि शंकर, ये गुरुजी कौन है। तो उसने जो बताया, जितना उसे पता था, कहते हैं कि उनकी कृपा को कौन समझ सकता है। हम अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, चाहे जो पता होता है उस चीज को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो शायद उसको ऐसा ही पता चला होगा किन्हीं से। तो उसने जो मुझसे बात कही वो ये, कि यार यहाँ पे जो गुरुजी महाराज है ना, ये शिव जी के बहुत बड़े भगत थे, उन्हीं से सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, और लोग कहते हैं कि इस मंदिर में जो 4 बार चला जाए उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। मन में एक विश्वास आया, चलो 4 बार, 4 साल में 4 बार चला जाऊंगा। हर जगह जाते हैं, बहुत सारी चीजें मांगता हूँ, मिलता तो कुछ है नहीं, होता तो कुछ है नहीं। चलो अगर ऐसा ही है कि 4 बार जाने से काम हो जाता है, तो मैं 4 बार यहाँ चला जाऊंगा। एंड 4 साल में 4 बार चला जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं है कि मुझे बस एक चार चार दिन में ही 4 बार चले जाने हैं। सो उस दिन थर्सडे का दिन था, एंड मैंने बोला कि चलो आज पहली बार चलते हैं, आज चलते हैं। मैं घर आया, गुरु महाराज जी की कृपा, उन्होंने जुड़वा बच्चे बख्शे हुए हैं, तो उन दोनों बच्चों को मैंने लिया, और मेरा दोस्त शंकर। मैं एक बात तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि शंकर ये वही है। गुरु महाराज जी की कृपा तो उस पर इतनी है कि मैं क्या ही कहूँ। बट अभी तक वो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नहीं आया है, क्योंकि वो किसी और दूसरे गुरु को मानता है। एंड जब भी इच्छा होती है एक आध बार यहाँ पे आ जा चला जाता है, बट ऐसे और ज्यादा नहीं। आप रघुवीर अंकल जी के सत्संग में एक संगत सुनते होंगे कि जब बड़े मंदिर बनना शुरू हुआ था, तो बड़े मंदिर के अंदर बहुत सारे, मतलब ईंट पत्थर पहाड़ जैसा ही सब कुछ हुआ करता था। एंड उसको समतल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, कोई मिल नहीं रहा था। तो गुरु महाराज जी ने बोला था कि आज कोई आएगा।
रघुवीर अंकल जी ने बोला कि 12 या 2 बजे के आसपास जो भी टाइम हुआ, कि उस टाइम उधर से कोई गाड़ी लेकर आ रहा है, मशीन तोड़ने वाला, वो पत्थर तोड़ने वाली, एंड वहां आकर उनसे पूछता है कि जी B13 फार्म हाउस कौन सा है। एंड मेरा ये वही दोस्त है जिसने मुझे भी बताया कि इस मंदिर में जो भी पहाड़ पत्थर थे, वो सब कुछ इसी ने तोड़कर समतल किया है। एंड ये बात उसे नहीं पता कि उससे मालिक ने क्या सेवा ली है और कैसी रहमत है उसकी उसके ऊपर। शुक्राना है गुरु जी महाराज कि आप जाने अनजाने, बताए बिन बताए, सबसे वो सेवा लेते रहते हो, करवाते रहते हो जो आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। तो हम चारों गए उस दिन बड़े मंदिर, एंड जैसे ही बाहर जो शब्द चल रहे थे, तो अब मुझे ध्यान आता है कि शायद ये वो शब्द था कि एक तू ता सब कुछ है। क्योंकि वो रागी, अब मुझे ध्यान आता है कि वो वही थे, एंड उनको उस शब्द को सुनकर शब्द वाणी का तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हम इन चीजों में कभी थे ही नहीं। बट रागी से अब ऐसा एहसास होता है कि वही शब्द चल रहा था, एंड बाहर बहुत सारी संगत बैठी कॉरिडोर में, मतलब मंत्रमुग्ध, अपने अपने कनेक्शन में जुड़े हुए। एंड मेरा कमेंट ऐसे ही हुआ करता था कि मतलब देखो, इन लोगों के पास काम होता नहीं है, यानी यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां होती है, पेट्रोल फूकते हैं, पता नहीं अलग अलग तरह की बातें, जो मतलब जब कभी गुरु को समझ नहीं पाया, हमें पता नहीं था कौन होते हैं, क्या होते हैं। इवन तो उसकी लाइक बचपन से ही गुरु जी के पास आता जाता था मैं, एक दूसरे हमारे मम्मी पापा के जिनके पास जाते हैं, बचपन से ही आ जाया करता था, लेकिन कभी मुझे गुरु संतों की बात कुछ समझ में आई ही नहीं। मुझे लगता था कि परमात्मा सबसे बड़ा है, एंड जब उनकी भक्ति कर रहे हो तो उससे बड़ा क्या ही हो सकता है। जो इन संतों ने परमात्मा की भक्ति पाकर, करके उनको पाया है, तो हम उनकी भक्ति क्यों ना करें जो इनके पीछे चलते रहे। जैसी बुद्धि थी, वैसी सोच, वैसे विचार। सो उस वक्त जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के अंदर, दरबार के अंदर कदम रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे उस वक्त गुरु महाराज जी के स्वरूप, जो पिंक चोले वाले काफी टाइम तक रहे थे, अब बदल गए हैं। तो जैसे ही देखा, तो मुझे जो मेरे मन में बात आती है ना, वो ये कि ये भी तो हमारे और आपके जैसे ही एक इंसान है ना, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की, जैसा कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि भगवान शिव के बहुत बड़े भगत थे। तो उनके, इन्होंने परमात्मा की भक्ति की, खुद परमात्मा स्वरूप हो गए। तो मैं इनकी भक्ति क्यों करूंगा? अगर मुझे परमात्मा को पाना, तो मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। पता नहीं लोग कहाँ चले आते हैं, क्यों चले आते हैं, जो असली चीजों से तो पाने की कोशिश नहीं करता, और बस ऐसे भटकते रहते हैं। कैसी बुद्धि थी अगेन। आगे बढ़े संगत के साथ। तो हम सब जानते हैं कि उस वक्त हम सीधे बड़े मंदिर में जब एंटर होते थे, तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जाके मत्था टेकते थे, एंड वापस आकर फिर अंदर बैठते थे। तो जैसे ही उस वक्त गया, तो देखा सब यहाँ पे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मत्था टेक रहे हैं, एंड साथ में भगवान भोले शंकर की प्रतिमा है, जिनके आगे कोई मत्था नहीं टेक रहा। तो मुझे लगा पता नहीं दुनिया कहाँ ही जा रही है। जो असली चीज है उनके पीछे तो कोई भाग नहीं रहा, उनको आगे मत्था तो कोई टेक नहीं रहा, इस गद्दे पे कोई विराजमान भी नहीं है, फिर भी हर कोई यहाँ पे मत्था टेक रहा है, पता नहीं क्या। मैंने यहाँ पे मत्था नहीं टेका, भगवान भोले शंकर जी के आगे जाके मैंने मत्था टेका, और उनसे मैंने यही कहा कि आप ही मेरे इष्ट देव हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे परमात्मा हो, आपके रहते मैं किसी और के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। उनको मत्था टेक कर मन में ऐसे विचार आए कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, यहाँ से चलो। जैसे हम जाने लग गए संगत जी, मंत्र जाप चला। हम मतलब उस बड़े मंदिर के दरबार से बाहर जा चुके थे। इच्छा थी कि हम सीधे बाहर चले जाएंगे, पर उसी वक्त मंत्र जाप शुरू हो गया, एंड जो भी सेवादार वहां पे थे, सब ने हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आज जहाँ पे पार्क बना, वो गार्डन बना हुआ है, वहां पे पहले टेंट लगा हुआ करता था लेफ्ट हैंड साइड पे, उसी टेंट में बैठकर लंगर कराया जाता था। तो हमें वहां पे गाइड कर दिया गया। हम वहां पे गए, बैठे, मंत्र जाप खत्म होने के बाद लंगर आ गया। तो पता नहीं मेरे दोस्त ने या किसी संगत ने मुझे उस वक्त बताया कि गुरु महाराज जी के लंगर में ही सब कुछ है। यहाँ लंगर का हर एक कण आखिरी कण तक पूरा फिनिश करना है। अब पता नहीं क्यों वो बात मेरे अंदर आ गई थी। लंगर को हमने बिल्कुल वैसे ही फिनिश किया जैसे थाली बिल्कुल आपने धो के रखा हुआ है मेरे आगे।
गुरु महाराज जी की कृपा से लंगर लेकर हम जब घर पे गए, 2 दिन बाद मुझे अपने बेटे को लेकर टेस्ट के लिए जाना था, जो कि उसका इलाज चल रहा था पिछले 5 सालों से। एंड उसको जो रोग था, उसका कोई इलाज नहीं था। हम उसको वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन इंडिया से उसका इलाज करवा रहे थे। एंड उन्होंने भी यही कहा था कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है। समय जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, ये बच्चा दिवालिया होता चला जाएगा, पागल होता चला जाएगा। ही विल बी कंप्लीटली एबनॉर्मल चाइल्ड। सो आप इसके बारे में बिल्कुल भूल ही जाओ। जब समय चल रहा है, जैसे चल रहा है उसे काटते जाओ, फिर इसके बारे में भूल जाओ। किसी भी पेरेंट्स को ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। हम भी उन्हीं में से एक हैं। लगा कि अब जो है वो है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। तो बहुत ज़्यादा टेंशन कहते नहीं कि जो जिसके ऊपर बीतती है चिंता, परेशानी, उसी को होती है और वही उस चीज़ को समझता है। हम नहीं समझ सकते। यही चीज़ पिछले 5 सालों से चल रहा था। एंड हर साल जब भी मैं छुट्टी पे आता था, इस बच्चे का एमआरआई और ईईजी करवाकर बस अपनी कहते हैं ना कि एक ड्यूटी है जो हमने पूरी कर दी एंड दैट्स इट। अब जब बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा रहे हो, इसके बाद और क्या ही कर सकते। 2 दिन के बाद जब हम उस हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे पता चला कि अब वो डॉक्टर साहब जो इसका इलाज करते थे, अब वो नहीं रहे, स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो लगा कि चलो जब वो हैं नहीं, तो हम किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं। तो हमने हॉस्पिटल बदल लिए। वहाँ पे गए तो जिन डॉक्टर से जिन डॉक्टर को दिखाना था, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, जो भी पेपर था, टेस्ट था, सब कुछ देखा। तो उन्होंने यही कहा कि जिनके पास आप दिखा रहे थे, वो न्यूरोलॉजी में यहाँ के इंडिया के बेस्ट हैं एंड मेरे फादर समान हैं। सो उनके पेशेंट को तो मैं टच कर ही नहीं सकता, बट फिर भी आप यहाँ आए हो, तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनके इस पेशेंट को मैं ट्रीट करूँ। बाकी जो उन्होंने दवाई दी है, सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप इस दवाई को कंटिन्यू करते रहो एंड अगले साल 3 साल का कोर्स होता था, तो अगले साल 6 साल हो जाएँगे, 2 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उस वक़्त आ जाना एंड हम देखेंगे आगे क्या करना है। अभी तो सब ठीक चल रहा है, चलने दो दवाई-ववाई जो भी चल रही है, इसको रोकना मत। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बाहर रहता हूँ एंड साल में 1 बार ही आना हो पाता है, तो कहते हैं ना कि मन में ये बात ना रह जाए कि पैसे की वजह से बच्चों का इलाज नहीं करवा पाए, टेस्ट नहीं करवा पाए। सो पैसे की कोई बात नहीं, आप प्लीज़ मुझे टेस्ट लिख कर दे दो, कम से कम मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, करवाओ। उन्होंने टेस्ट लिख के दिया, 3-4 दिन जो भी लगे, वो टेस्ट लेकर जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने देखा, काफ़ी 8-10 मिनट तक देखते रहे एंड उसके बाद उन्होंने यही कहा कि सुबोध जी, ये किसी गलत बच्चे का रिपोर्ट दे दिया उन्होंने, सो आप जाकर इस बच्चे का रिपोर्ट लेकर आओ। वापस हम उस एमआरआई सेंटर में गए और उनसे जब बताया तो उन्होंने कहा कि जी अगर गलत होता तो 2 गलत होते ना, जैसे आपके पास किसी का आ गया, किसी और के पास आपका चला जाता, हमारे पास तो कोई दूसरा आया नहीं। बट फिर भी डॉक्टर साहब ने बोला है तो मैं एक बार दोबारा टेस्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने बाकायदा टेस्ट किया एंड चेक किया पूरा एंड उनको सब कुछ ठीक लगा, तो उन्होंने बोला कि इसी बच्चे का रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब को बोलना है इसी टेस्ट के हिसाब से वो चेक करेंगे जो भी करना है। हम दोबारा पहुँचे तो वहाँ पे जाकर डॉक्टर साहब फिर से 8-10 मिनट तक देखते रहे एंड देखते-देखते उन्होंने यही बोला कि सुबोध जी अगर इसी बच्चे का रिपोर्ट है, तो ये बच्चा क्योर हो चुका है। कैसे ये पता नहीं। इस रोग का कोई इलाज नहीं है। आज तक हमने कभी इस रोग के बच्चों को, बड़े-बुजुर्ग जो भी होते हैं, कभी किसी को ठीक होते नहीं देखा। अब ये कैसे हुआ ये हमें नहीं पता। ये दवाई का तो काम है। सो आप जाओ, दवाई अभी कंटिन्यू रखना। धीरे-धीरे हम इसके डोजेज़ कम करते चले जाएँगे सिंस इट्स गोइंग फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। 4, 5, 6 महीने जितना भी टाइम लगेगा, उसके बाद ये बच्चा बिल्कुल दवाई नहीं खाएगा। ही इज़ कंप्लीटली अ नॉर्मल चाइल्ड एंड जस्ट गो अहेड। पता नहीं चला संगत जी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? उसके बाद जब मैं वापस दुबई गया, तो मेरे जीवन में ना बदलाव आने शुरू हो चुके थे। बदलाव मैं अपनी दृष्टि से देखूँ उस वक़्त की, तो बहुत ही अच्छा। जो मेरी इच्छाएँ होती थी, वो पूरा करने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पैसा, शोहरत, जो कह लो सब कुछ मतलब इतनी तेज़ी से सब कुछ झोली में आता चला जा रहा था कि हमें पता नहीं चल रहा था। मुझे लग रहा था ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ। इस मैं के चक्कर में एक दिन क्या हुआ, एक क्लाइंट जो यूएस का क्लाइंट था, आता है। मेरे बॉस उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं मुझसे
कि ही इज नंबर वन इन द टाउन। अब सोच लो, दुबई में एक छोटा सा बच्चा और उसको इस तरह से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो अपने आप में ही मजाक लग रहा था मुझे कि यहाँ पे तो ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट है और यहाँ पे आप क्या ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हो और किस बंदे को। बट खैर वो अपनी बात कह रहे थे, मुझे उनसे क्या करना, मैं कभी अपने उस चीज को अपने अंदर नहीं आने दिया। तो करवाने के बाद उस जेंटलमैन ने मुझे एक टास्क दिया कि ये काम आज तक मेरा कोई नहीं कर पाया, चाहे वो मैं यूके गया, यूएस गया, यूएस में था, साउथ अफ्रीका, जगह जगह गया मैं, पर मेरा ये काम कोई नहीं कर पाया। विल यू एबल टू डू दैट? मुझे लगा कि लेट मी ट्राई। मैं कभी ये नहीं कहता कि हाँ जी मैं कर दूंगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने उनसे यही बात कही। एंड जब मैं उसे कर रहा था तो लैपटॉप पे मैं पता नहीं कुछ भी कर रहा था, एंड सडनली वो चीज स्क्रीन के ऊपर आ जाती है जो उसको चाहिए होता है। एंड संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया था, मैं तो बस लैपटॉप पे अपने फिंगर्स को चला रहा था ताकि उसको लगे कि यह काम कुछ कर रहा है। मुझे पता था मैं नहीं कर सकता, आज तक मैंने इस तरह का कभी कुछ करा ही नहीं है। एंड जैसे वो स्क्रीन पे आई तो इससे पहले कि मैं नोट कर पाऊं, उन्होंने खुद देखा कि यार ये क्या आ गया, कि आपने इसको कैसे किया। तब मैंने देखा, इससे पहले कि मैं कुछ रिप्लाई करूं, मैंने देखा कि हाँ ये तो वही चीज आ गई जो इसको चाहिए था। मैंने कहा ये कैसे आ गया। मैं कहा दिस इज व्हाट यू वांटेड राइट। कह रहा यस। मैं कहा यू विल हैव इट टुमारो। नेक्स्ट डे उसका इवेंट था, तो मैं कहा टुमारो यू विल हैव इट। अब मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ कैसे। जब मैं वहां से घर जा रहा था तो मैंने अपनी वाइफ को फोन किया और उनसे जो मैंने बात कही वो यही कि आज ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, एंड मैं ये जानता हूं क्यों करने वाला मैं नहीं हूं। मेरे ऊपर जो बात मैंने रजनी से बोला था, एग्जैक्टली मैं वही बात संगत जी आप सबसे कहता हूँ कि मेरे ऊपर किसी बड़े परमात्मा का हाथ है, एंड वो कभी मुझे झुकने नहीं देते किसी के आगे। सब कुछ करने वाले वो हैं, पर दुनिया को लगता है कि वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। आज से पहले भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे मैंने अपनी लाइफ में, जो मैंने नहीं करा है, पर मुझे नहीं पता था उस वक्त ये कैसे हो गया। पर आज तो कहते हैं कि खुली आंखों से मैंने इस चीज को देखा है कि वो चीज मैंने नहीं करा, पर वो हो गया। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी आंखों से उस चीज को किसी को करते हुए देखा है, जिस आत्मा को जिससे मैं देख नहीं सकता, वो इस काम को करके गया है। उनके किसी बहुत बड़े परमात्मा का हाथ मेरे ऊपर है, एंड सब कुछ वही कर रहे हैं, और सबको लगता है कि वो मैं कर। हैप्पीली सब कुछ उस इवेंट में बहुत ही अच्छा हुआ। एंड उस वक्त मुझे बिल्कुल एहसास हो चुका था कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करता कोई और ही है। बट हम इंसान हैं, किस भाव में रहते हैं, क्या है नहीं, क्या नहीं, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, उस वक्त के बाद से मेरी सोच बदल गई थी, एंड जो कुछ भी हो रहा था जीवन में, लगता था कि सब कुछ करने वाला कोई और ही है, खेल कोई और ही रच रहा है, कर कोई और ही रहा है, और सबको लग रहा है कि सुबोध ऐसा सुबोध वैसा, मैं कुछ नहीं। करते करते इट वाज 2016, 16 जनवरी को मैं एक इवेंट पे था। वहां पर मेरे पास पास नहीं था उस इवेंट में। क्लाइंट बोलता है कि सुबोध जी बाहर एक काम है, आई नो कि वो आपकी कंपनी से हमने ऑर्डर नहीं किया है, बट लाइक यू नो जस्ट बीइंग अ फ्रेंड, इफ कैन हेल्प मी विद दिस, कि आप प्लीज उसे एक बार देख लो। आई नो कि जब आप देख लोगे वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा जी पर मेरे पास पास नहीं है, और अगर मैं बाहर गया ना तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा पास ही आपने कौन सी बड़ी बात कर दी। उन्होंने अपना पास लेके, अपने बॉस का पास लेके मुझे दे दिया, जो कि टर्की के एम्बेसडर थे, टर्की एम्बेसी के एम्बेसडर थे। मैंने उसे गले में टांग लिया। पिछले लगभग 12 सालों से मैं वहां पे रह रहा था, तो आज तक मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी नहीं कि इस तरह से भाई कौन इतने पास को कौन सा ध्यान से देखता है कोई भी। सो मैं वो पास लेके मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद पता चला कि वो तो अंदर और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाकर ही, अंदर से ही उसको बाहर आने के लिए जरूरत ही नहीं थी उसकी। तो हमने कहा चलो अंदर ही चलते हैं। फिर हम जब गए अंदर तो जो गेट पे थे उन्होंने तो जाने दे दिया, लेकिन आगे ही एक सीआईडी वाले थे, और उनकी नजर मुझ पे पड़ गई कि ये जो पास लेके घूम रहा है इसके ऊपर इसकी फोटो नहीं है। उन्होंने फोटो मिलाया, करेक्ट, दिस इज नॉट योर पास।
मैंने बोला कि हाँ जी, ये मेरा तो है नहीं। तो बस इतना ही बोला था मैंने कि वो क्लाइंट आता है आगे एंड उसने कन्वर्सेशन को अपने उस सीआरडी से आगे करना शुरू कर देता है। तो उसने बताया कि जी, इसको ये पास मैंने दिया है, बहुत ही ज़रूरी काम है, अर्जेंट है। आप 5 मिनट का टाइम दे दो, हम वो काम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका पास जाके बनवा के लेके आ जाएँगे। वहाँ पे सीआईडी वाले जिस किसी भी को भी पकड़ते हैं ना यूएई में, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 500 दिरहम्स एज़ अ प्राइज़ मनी मिलता है। उसने मुझे पकड़ा 500 तो उसके पक्के, एक मेरा जो क्लाइंट था वो अपने आप ही आ गया उसके पास, तो उसके तो 1000 बन गए, वो क्यों छोड़ेगा? तो उसने हम दोनों को सीआईडी को बुलाकर, सीनियर सीआईडी को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। उन्होंने थोड़ी-सी लिखा-पढ़ी कागज़ी कार्रवाई जो कुछ भी करना था कर करा के पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले हमें लॉकर रूम में लेकर चले गए। हम दोनों रात वहीं पे बिताए। सब कुछ लग रहा था जैसे कि हम सपना देख रहे हैं, बट सब कुछ सच हो रहा था हमारे सामने, हमारे साथ। नेक्स्ट डे हम लोगों को ज कोर्ट लेकर जाया गया और वहाँ पे जज साहब ने जो भी 12वीं में सवाल-जवाब, मेरा जो क्लाइंट था वही सब कुछ कर रहा था। तो उन्होंने फाइनली आते वक़्त ये बात बोली कि जी, ये बहुत बड़ा क्राइम है यहाँ पे, आगे से ऐसा मत करना, इस बार हम आपको छोड़ देते हैं। उन्होंने कुछ फाइन-वाइन लेकर हम दोनों को रिहा कर दिया। आगे आने के बाद कहते हैं ना कि जीवन में और भी अच्छा होने लग गया, और भी अच्छी नौकरी, और भी अच्छी तरक्की इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा था, तो लगा कि मतलब बस अपना मेहनत है जो रंग ला रहा है। इट वाज़ आफ्टर 10 months ऑफ दिस इंसिडेंट, जब मैं किसी और कंपनी में जा चुका था और बहुत ही अच्छे पोज़ीशन पे, तो वहाँ पे मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि 26 नवंबर को अबू धाबी कोर्ट में आपका सेशन है। अब मुझे लगा पता नहीं ये कौन-सा ही मैसेज आ गया है, किसका मैसेज आ गया, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं। एंड जिस टाइम वो पहला केस हुआ था ना, उसके आस-पास ही मैंने वो सिम लिया था। तो मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि यार ये सिम तो मैंने आस-पास ही लिए हैं, ये मेरा तो होगा नहीं, किसी और का ही होगा। सो जो इस सिम को पहले यूज़ कर रहा होगा, शायद ये उसका कुछ केस होगा, मुझे क्या करना है इससे? आई जस्ट इग्नोर। 24 नवंबर को मेरे पास सीआईडी का कॉल आता है कि जी 26 को आपका डेट है एंड यू मेक श्योर दैट यू गोना बी देयर। मैंने उनसे यही कहा कि सर वो मेरा नहीं है, किसी और का होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे को इन कोर्ट-वोर्ट से क्या मतलब है? तो उन्होंने मेरा नाम बताया, मेरी आईडी नंबर बताया एंड बोला कि जी ऐसा-ऐसा कुछ हुआ था कुछ महीने पहले आपके साथ। मैंने कहा जी वो तो बस पेपर जब ही एनओसी मुझे मिल गया था एंड एवरीथिंग वाज़ फाइन। नो इट्स नॉट फाइन। कोर्ट ने दोबारा अपील की है आपके और आपके दोस्त के साथ एंड आप लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा चलो यार, जैसे जो पिछली बार हुआ था, 1 रात रह गए थे, हो सकता है इस बार भी 1 रात रहना पड़े, कुछ पैसे-वैसे ले दे के अपनी कहानी वहीं पे खत्म कर दें। फाइन ही तो लगना है ना, थोड़ा ज़्यादा फाइन लग जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं काफ़ी सारा पैसे लेकर मैं उस दिन पहुँचा, 26 नवंबर को। जब उस दिन मैं जेल में सॉरी जो कोर्ट में गया संगत जी, मैं पूरा कोर्ट छान मारा, मुझे वो कमरा नहीं मिला, जहाँ पे मेरी पेशी होनी। और हर कोई बता रहा है कि वो कमरा वहाँ पे है और वहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे तो सिर्फ़ दीवार दिख रही है और तो कुछ दिख नहीं रहा। कर कर के डेढ़ बज गए। सुबह 8 बजे से डेढ़ बजे तक मैं भटकता रहा। फाइनली डेढ़ बजे मैं वहीं से जब गुज़र रहा था तो लगा यार यहाँ पे तो दरवाज़ा है। अब से पहले मुझे दिख क्यों नहीं रहा था? मैं अंदर गया, अंदर में जो बैठे थे चेयर पे, मैंने उनसे बस बात की कि जी ऐसा-ऐसे आज मेरा केस है एंड उनको मैंने फ़ाइल दी। तो उन्होंने कहा कि जी जज साहब तो जा चुके हैं और आपका नाम लेकर काफ़ी मतलब आपको आवाज़ लगा रहे थे, तो आपने कोर्ट की अवहेलना की, आपको पता है इसकी सज़ा क्या हो सकती है? मैंने सर मैं 8 बजे से इस परिसर में पूरा घूम रहा हूँ, आप चाहो तो कैमरा देख सकते हो। मुझे ये रूम कभी मिला ही नहीं और अब जाकर मिला है। कह रहे आप बहुत लेट हो चुके हो, आप अगला डेट ले लो और अगली अगली बार आ जाना। मैंने कहा सर कहाँ से डेट मिलेगा? उन्होंने खुद मुझे डेट दे दिया। अगला डेट जो दिया वो 26 दिसंबर का। 26 दिसंबर को मैं सुबह-सुबह पहुँचा, जाते ही मैं उनसे ही मिला सीधे। तो उन्होंने यही कहा कि जी आज 26 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर था, कल लोगों ने पार्टियाँ की,
सब पी के मस्त रहते हैं। आज तो कोर्ट बैठेगी नहीं, आज आप चले जाओ, 2 दिन बाद आकर अपना फाइनल सेंटेंस लेकर जाना। अब देखो बात तो सीधी-सी है जो वो कह रहे हैं, कि वो मेरे साथ बदमाशी कर रहे हैं, कि आज अगर कोर्ट नहीं बैठेगी तो 2 दिन बाद मुझे फाइनल सेंटेंस क्यों मिलेगा? 2 दिन बाद तो मेरी पेशी होनी है ना। पर वो ये कह रहा है, इसका मतलब साफ-साफ यही है कि वो ये नहीं चाहता कि मैं इस कोर्ट में अपनी अटेंडेंस लगाऊँ, जज साहब के सामने पेश होऊँ। बातों-बातों में उसने बस जो उसके मन में बात आ गई होगी, रंजिश, भावनाएँ जो भी है वो जाने, तो उसने मुझे भेज दिया। मुझे लगा कि जब तक ये बंदा पेपर नहीं लेगा, आगे पेपर नहीं बढ़ेगा और मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। और जब यही लेने को तैयार नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं चुपचाप आ गया। 2 दिन बाद 28 दिसंबर को जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसने बोला कि जी आपका सेंटेंस आ चुका है, आप नीचे रिसेप्शन से जाके अपना सेंटेंस ले लो। मैं जैसे ही नीचे गया तो मैंने अपना नंबर दिया, तो उन्होंने जो मेरे को अरबी में पूरा प्रिंट करके कुछ दिया, तो मैंने बोला जी इसका इंग्लिश में समझाओ। उन्होंने बताया मुझे कि जी आपको 3 साल की सज़ा हुई है एंड लाइफ टाइम के लिए आप यूएई से बैन किए जा चुके हैं। संगत जी ये सुनकर तो कहते हैं कि उसी वक़्त मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं। चिंता मुझे इस बात की नहीं थी उस वक़्त कि मेरी जगह कहाँ है अब, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सब कुछ परेशानी जो मुझे थी वो इस बात से थी कि मेरा परिवार क्या करे। मैंने उनके लिए कुछ नहीं करा है। कि जो भी पैसा कमाता था ना, सब अलग-अलग जगह इन्वेस्ट करते जाता था। ये सोचकर कि आगे काम आएगा। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, जहाँ पे भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़े तो यू हैव अ बैकअप दैट यू कैन डू समथिंग। मेरी प्लानिंग सारी वहाँ पे चल रही थी। बैकअप हार्डली मेरे पास 6 महीने का जो कि ईएमआई और घर, परिवार, स्कूलिंग, मेडिकल जो कुछ भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो लगा यार 6 महीने बाद क्योंकि बैंक वाले अपना ईएमआई रोकेंगे नहीं, हम रोक नहीं सकते। 6 महीने के बाद परिवार रोड पे, मैं 3 साल तक जेल में क्या करूँगा, 2.5 साल क्या करेंगे? इतने में तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि जी कितना टाइम है मेरे पास? उन्होंने बोला कि आप जाओ एंड 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अपने आप को हमारे हवाले कर देना। मैंने कहा ठीक है। वापस घर जाकर जो कुछ भी आस-पास के बिल्स थे जिनसे परेशानी हो सकती थी लीगली वहाँ रहने में मुझे या किसी तरह का कोई केस ना कर दे या घर पे किसी तरह की कोई परेशानी ना आ जाए। जो भी बिल्स थे उन्हें सारे क्लियर करके एंड 7 जनवरी 2017 को मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। 2018 वहाँ पे जाकर मुझे लगा कि बस कुछ पैसे देकर 1-2 दिन में सारी बातें खत्म हो जाएँगी। संगत जी वहाँ से मुझे सेंट्रल जेल भेज दिया गया और पता चला कि मेरी सज़ा तो बस चलती जा रही है एंड 3 साल तक ये चलती रहेगी। विथ गुरुजीज़ ग्रेस मैं किनकी कृपा मैं अभी तो कुछ कह नहीं सकता। बस जो कहते हैं ना कि अब जो समझ में आता है वो सब कुछ मालिक ही करने कराने वाले थे। मैंने वहाँ पे अपील की, पहली अपील, दूसरी अपील, तीसरी अपील पे जाकर वकील को कर पाए थे हम, क्योंकि अब तक कोई बिना पैसे का तो वहाँ पे कोई वकील आप सोच ही नहीं सकते और पैसा इतना ज़्यादा लेते हैं वहाँ पे कि हम जैसे लोग तो सोच ही नहीं सकते। फिर भी हमें भी इंडिया में प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेचने पड़े एंड वो सब कैसे भी करके पैसे वहाँ पे भेजे एंड तब जाके वकील हुआ और वकील ने क्या बात की, क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि अपने सामने तो मैंने उनको कभी बोलते हुए देखा नहीं। वो बस हुक्म सुन लेते थे एंड दैट्स इट। अब वो क्या था, क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। समहाउ 65वें दिन जेल में मुझे ये मैसेज आता है कि जी आपकी रिहाई हो चुकी है और आप सीधे इंडिया जाओगे। वहाँ से सीधे इंडिया की फ्लाइट। बीच में अपने कोई घर नहीं जा सकता, वहाँ पे अपना कुछ सामान नहीं ले सकता। जो कुछ भी था सब कुछ बस वहीं का वहीं एंड हम वहाँ से सीधे इंडिया आ गए। 12 मार्च या 13 मार्च 12 मार्च को मैं इंडिया पहुँचा। आने के बाद लगा कि कहते हैं ना कि जीवन बिल्कुल खत्म सी हो गई है। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके बाहर की कमाई के हिसाब से आपने इन्वेस्ट करे हैं, बिल्स तैयार करे हैं, चाहे जो कुछ भी था। तो लगा यार देखो, ये यहाँ की सैलरी से तो ये सब कुछ हो नहीं पाएगा और जब ये हो नहीं पाएगा तो करने का फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करो। गुरु जी महाराज की कृपा कि उन्होंने अपने हाथ में कुछ ऐसी बख्शीश दी है
कि उस वक़्त भी इंडिया में या दिल्ली में जब मैं रहता था, तो बहुत सारे इंजीनियर्स उस तरह के थे नहीं जो उस तरह का काम कर पाते हों। हार्डली लाइक 7-8 इवेंट इंडस्ट्री में कुछ ऐसे थे जो लोग काम करते थे एंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अपना काम चल सकता है। तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल था, पुरानी कंपनीज़ वगैरह सब में जाके अपनी बात-वात करनी शुरू की और सबने मेरे को यही कहा कि सुबोध जी बस आप आ गए हो ना, अब यहीं पे रहो एंड देखो यहाँ पे क्या हम करते हैं और हम मिल के काम करेंगे, कैसे करेंगे। सो बहुत काम है एंड आप बहुत तरक्की करोगे। एक विश्वास आ गया, उस विश्वास के कारण मैंने वहाँ का जो भी बड़ा फ्लैट था मेरा, लगा कि यार बड़े फ्लैट को बेचूँगा तो बिज़नेस के लिए पैसे भी इकट्ठे हो जाएँगे, जो सर्वर मुझे चाहिए एंड छोटे फ्लैट के ईएमआई भी चलते रहा करेंगे। तो वहाँ पे स्पेशली लीगली मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही चीज़ हमने करा समहाउ गुरुजीज़ ग्रेस, बड़ा फ्लैट बिका, पैसे आए, सर्वर आए, थोड़ी चीज़ें सुधार होने लग गई थी। बट वो तो वही है ना कि आपका ही पैसा है, इनपुट तो कुछ है नहीं। आपने बेचकर कुछ करने की कोशिश कर रही हो तो खर्च तो होते ही रहने हैं। आने का कोई ज़रिया है नहीं और जाने के सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो चीज़ अभी वैसे ही चल रही। इसी वक़्त क्या हुआ है कि ये चीज़ मैं जोड़ना नहीं चाहता बट हमेशा जोड़ता हूँ मैं क्योंकि इसमें जो मालिक की कृपा है वो आगे चलकर सुनेंगे कि उस वक़्त एक जो प्रॉपर्टी जिनसे मैं लेता था, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भैया ऐसा-ऐसा है ये वाली प्रॉपर्टी बेचनी है। उन्होंने कहा सुबोध जी हम तो आपके लिए विला तैयार कर रहे हैं और आप क्या ये प्रॉपर्टी-वॉपर्टी बेचने की बातें कर रहे हो? क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे-ऐसे बात है, अब मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा सुबोध जी इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसे तो आप मुझे भाई बोलते हो और इसके बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। आप एक नंबर नोट करो, इस इंसान से मिलो, ये इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स में से एक हैं। इनके पास जाओ आपका सारा जुगाड़ वहाँ पे हो जाएगा। उनके पास सारा सॉल्यूशन है। ये सब कुछ कहते हैं ना कि दिन, रेखा, ग्रह नक्षत्र इन सब का काम होता है। बस आप उनके पास जाओ, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर देंगे। मैं अपना जो उपाय, इलाज है, मैं उन्हीं से करवा रहा हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। सो आप प्लीज़ ये नंबर नोट करके मैं उनसे बता दूँगा। वो ऐसे हर किसी को देखते नहीं, आप चले जाना, मैं आपके बारे में बता दूँगा। संगत जी, मैंने उनको फ़ोन किया रात को। उन्होंने बोला कि अगर कल सुबह आ सकते हो, तो आ जाओ, नहीं तो अगले 25 दिन मैं मिलूँगा नहीं। मैं और मेरी वाइफ़ हम उसी दिन पहुँच गए एंड जाके उनसे मिले। तो जब बातें हो रही थी तो बातों-बातों उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ पूछा। जब मैंने बताया तो उन्होंने कहते हैं ना कि मेरे जीवन की पूरी जो कुछ भी अब तक बीता था, सब कुछ मेरे सामने रख एंड उसमें एक बात उन्होंने ये बताई जिसका मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने उसी वक़्त मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि मम्मी कि जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था, वहाँ पे ऐसी-ऐसी इस तरह की कोई चीज़ें हैं? उन्होंने बोला हाँ बेटा, जिसे का मुझे पता नहीं था बट ये इंसान मुझे बता रहे हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास उस एस्ट्रोलॉजर पे इतना ज़्यादा हो गया था कि लगा कि बस जो सच है वो यही है। ये जैसे चाहेंगे वैसे ग्रह नक्षत्रों को घुमाएँगे और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो जो कुछ भी बताने लगे उपाय, कब क्या करना है, कैसे करना है, सुबह, शाम, दोपहर, खाना-पीना हर चीज़ वो बताते गए एंड पॉइंट टू पॉइंट मैं उस चीज़ को करता चला गया। मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, पैसे आने के कोई रास्ते हैं नहीं, जाने उन्होंने मुझसे कभी फीस नहीं लिया, पर जो कुछ भी वो बनाकर मुझे देते थे उसका तो चार्ज देना ही पड़ता था। ये सब कुछ चलता रहा एंड बहुत सारे आस-पास के जो लोग थे हमारे गाँव के भाटी माइंस के, बहुत प्यार करते हैं एंड सबने अपने-अपने देवी-देवता, भगवान, पीर, पैगंबर से दुआएँ माँग रखी थी कि सुबोध अगर ठीक-ठाक आ जाए, तो हम आपके दरवाजे पे भेजेंगे, आपके दर्शन करवाएँगे। जो कुछ भी उन्होंने कह रखा था, सब कुछ आने के बाद पता चला एंड पॉइंट टू पॉइंट, डे बाय डे वो हर एक चीज़ को मैं करता चला गया। किसी ने पीर बाबा के दर्शन के लिए बोले, दिल्ली में, मैं वो चला गया। गुरुद्वारे में मत्था टेकने बोला, वो चला गया। अलग-अलग मंदिर में जाकर मन्नतें जो माँगी हुई थी, हर जगह जाके मैंने मत्था टेका एंड सबको थैंक यू बोलकर आया। एक लास्ट चीज़ मेरे पास कहते हैं ना कि मैं उस दिन पहले तो मैंने पूजा-पाठ करना ही बंद कर दिया था, बट फिर थोड़ा-सा कहते हैं ना कि उसके बिना मुझे लगता था कि कुछ तो है जो कंप्लीट नहीं है, तो बैठना शुरू कर दिया था एंड उस वक़्त पाठ करके उठा ही था एंड रजनी को कहते हैं पाठ के बाद मेरे को इमीडिएटली नाश्ता चाहिए होता था। तो नाश्ता लाने से पहले मैंने रजनी से यही बोला, हमने कहा बैठो कुछ बात करनी है।
और वो हम हिसाब लगा रहे थे कि देखो सारे जगह तो हम होकर आ गए, जहां पे भी जाना था, सिर्फ एक जगह बच गया है, और वो है जयपुर में एक जगह है, गुरु जी महाराज ने जिनको सेकंड सबसे बड़ी स्थान बताया है, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ उनका, जहाँ पे चादर चढ़ती है, तो वहां का बच गया था। लगा कि वहां पे जाना बाकी है, एंड कैसे जाएंगे। पहले जैसी स्थिति होती तो हम यहीं से टैक्सी करके जाते, 5 स्टार में रुकते, टैक्सी से आते, एंजॉय करते जाते, एंजॉय करते आते, बट अब वो स्थिति नहीं है। अब है कि हम दो दो पैसे हमें बचाना होता है। कब बिजनेस शुरू होगा कुछ पता नहीं, और जो पैसे हैं उसी में सब कुछ चलाना है। तो अब ना खर्चों को मैंने अपने हाथ में ले लिया था, एंड जितनी जरूरत होती थी उसी के हिसाब से मैं पैसे निकालता था या खर्च करता। उस वक्त संगत जी मेरे पास 510 रुपए के नोट, एक 500 का और एक 10 का नोट, एंड वो पैसे को मैं छुपा के रखता था। रजनी को बोला कि चलो जाके नाश्ता लेकर आओ। वो नाश्ता लाने नीचे गए। ऊपर आ जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे, कि नीचे कोई साधु बाबा आए हुए हैं, एंड वो दक्षिणा मांग रहे हैं। मैं रूम गया, 10 रुपए निकाल के इनको दिया, मन का जाके दे दो। उन्होंने 10 रुपए उनको दिए, तो वो कहते हैं, बेटे ये क्या दे रहे हो, ऊपर जाओ, 500 रुपए का नोट लाकर दो मुझे। रजनी आती है ऊपर। उन्होंने बोला कि जो तो 500 का नोट मांग रहे हैं, 500 रुपए मांग रहे हैं। जो मेरे मुंह से उस वक्त बात निकली संगत जी, वो एग्जैक्टली यही कि यार भिखारियों की भी हद होती है। मतलब 10 रुपए दिए तो संतुष्टि नहीं है, अगर 10-10 करके 100 घर से आपने कलेक्शन कर लिए तो सोचो आपका क्या बन गया। 500 रुपए चाहिए, क्यों चाहिए 500 रुपए, बोलो नहीं है। वो भी गए, भोले भाव से उन्होंने बोले कि बाबा आप इसे स्वीकार करो, आगे जब भी आएंगे तो स्थिति ऐसी होगी तो हम जरूर सेवा करें। वो जो पंडित जी या जो भी थे वहां पे खड़े हुए, उन्होंने बोला रजनी को कि बेटे ऊपर जाओ, बेडरूम में जाओ, अलमारी खोलना, उसके अंदर एक डायरी रखी हुई है, उस डायरी में 500 का एक नोट है, वो लाकर मुझे दे दो। और आपको जो भी वो शरीफ, अजमेर शरीफ, कि अजमेर शरीफ, आप दोनों को अजमेर शरीफ जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों के बदले मैं चादर चाह कर आ जाऊंगा और आपका पूरा हो जाएगा। रजनी ने आकर ये बोला, संगत जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये बातें तो हम अभी कर रहे थे कि हम अजमेर शरीफ जाना बाकी रह गया है, बाकी सब कुछ तो हो गया, पर अभी हम जा नहीं सकते, स्थिति अच्छी है नहीं। बाद में जब स्थिति अच्छी हो जाएगी, बिजनेस चलना शुरू होगा, तब हम जरूर होकर आएंगे। और ये वो कौन इंसान है जो हमारी ये बातें खत्म हुई है और वो दरवाजे पे खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब 500 का नोट दे दो, आपको अजमेर शरीफ जाकर चादर चाहने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बदले चाह कर आ जाऊंगा। मैं चुपचाप गया बेडरूम। मैं कहा ये तो इंसान कोई और ही है। मैं चुपचाप गया, नोट बिल्कुल वैसे ही रखे हुए थे जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया था रजनी को। मैंने निकाल के रजनी को दिए, रजनी नीचे देने के लिए गई, और मैं ऊपर बालकनी से सोचा कि मैं जाके देखूं कि कौन है। संगत जी मुझे तो कोई नजर नहीं आया, पर रजनी ने फिजिकली उन्होंने उस सेवा को उनके हाथों में दी और विदा किया। अब ये सब क्या था, गुरु जी महाराज जाने। समय अपने हिसाब से अगर मेरी बुद्धि देखो तो सब कुछ गलत ही चल रहा था, जीवन में कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा था, अच्छे की इंतजार थी। मैं अपने एक क्लाइंट से मिलकर, इट वाज मंडे, क्लाइंट से मिलकर जब मैं आ रहा था तो मेट्रो से छतरपुर तक आया। छतरपुर से हमें बस लेना होता था। मैं बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहा हूँ, करीब 1 सवा घंटा हो गया बस का वेट करते हुए, बस नहीं आई। मुझे लगा यार जाना है, भूख लग रही है, खाना खाऊंगा, आराम करूंगा, ये चलो बस नहीं आ रही तो कुछ टैक्सी ले लो, ऑटो ले लो, कुछ तो ले लो, हम फटाफट चलते हैं, बहुत इंतजार नहीं कर सकते। और ये सोचकर जैसे ही मैं रोड पे आता हूँ संगत जी, बिल्कुल उसी वक्त मेरे आगे, बिल्कुल आगे आकर एक गाड़ी खड़ी होती है। अंकल जी, कोई सरदार अंकल थे उसमें बैठे हुए, शीशा खोलते हैं, कहते हैं गुरुजी। मैंने कहा जय गुरु जी। इतना तो पता था, क्योंकि गुरु जी महाराज के पास भी हम आए गए थे, तो इतना तो पता था कि इसका रिप्लाई क्या करना होता है। मैंने कहा जय गुरु जी। संगत जी वहां पे और कोई नहीं थे, बट वो 4 आंटी जी कहाँ से दौड़कर आई,
और आते ही बिना कुछ पूछे ड्राइवर अंकल से गाड़ी खोले और उसके अंदर बैठ गए, एक आगे 3 पीछे। आपस में कुछ उन्होंने बातें की, तो पीछे जो आंटी बैठी थी उन्होंने शीशा खोला और मुझे बोलते हैं, गुरुजी। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। करे आ जाओ, तो अंदर आ जाओ फिर। मुझे लगा यार अच्छा है, लिफ्ट मिल रहा है, बड़े मंदिर तक चले जाएंगे तो वहां से आगे पैदल मेरा घर है। बैठ जाओ, ठीक है, अपने टैक्सी के भी पैसे बचे, बस का भी कहाँ तक वेट करोगे। मैं बैठ गया। अंदर सत्संग चल रहे थे, सबने सत्संग शेयर करने शुरू किए। एंड शुरू करते 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 सब फतेहपुर तक पहुंचे, तो उन्होंने में से एक आंटी कहती हैं कि अंकल अब आप अपना सत्संग शेयर करो। तो अब तक सत्संग का कहते हैं ना कि वो एक रूपरेखा मुझे समझ में आ चुका था कि आपके साथ जो होता है, जो कृपाएं जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो कि ये कुछ अलग से हुआ है, तो वही एक सत्संग है। तो मैंने कहा मैं क्या ही सुनाऊं इनको, ये तो बड़े सीधे साधे लोग हैं। अब जो 4 आंटी हैं, चार जो सत्संग से मुझे पता चला कि जो 5 हैं, एक अंकल जी और चारों आंटी जी, वो सब अलग अलग जगह से, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। बट चूंकि वो गुरु संगत है तो एक साथ होकर बड़े मंदिर जा रहे हैं। कहा कि यार तुम किन्हें बेवकूफ बनाने चले हो, ये एक दूसरे को आपस में जानते भी नहीं, फिर भी एक परिवार की तरह हैं और तुम इस परिवार को ठग रहे हो। चलो फिर भी मन में तो यही इच्छा थी कि हम बाहर उतर जाते, वैसे ही चले जाते। जो मैंने शेयर किया वो यही कि जी मैं दुबई में रहता हूँ, नोएडा में अपना घर है। एंड जब भी मैं छुट्टी पे आता हूँ तो मालिक के दर्शन के लिए तो आ ही जाता हूँ। तो एक आंटी कह रहे हाँ हाँ अपने मालिक तो ऐसे हैं, वो दर्शन तो करवा ही देते हैं, वो नहीं छोड़ते अपने भक्तों को। मैं मन ही मन कह रहा हूँ कि देखो मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ, दुबई से बाहर जा चुका हूँ मैं, नोएडा में अपना कोई घर है नहीं, भाटी में घर है, मैंने तो लिफ्ट ली है। बट चूंकि इन लोगों का वो प्यार, वो भाव देखकर मतलब ऐसा मैं टूट चुका था कि लगा कि भाई तुम किन्हें धोखा दे। बड़े मंदिर जाने की बात है ना, चलो चल। तो संगत जी में बड़े मंदिर चला गया इन सबके साथ। वहां जाके मैंने गुरु महाराज जी से यही बोला कि गुरु जी महाराज आप जानते हो अच्छी तरह से कि मैं यहाँ पे आ नहीं रहा था, आप क्यों लेकर आए हो मुझे नहीं पता, पर आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। सब मंडे था, समोसा प्रसाद चाय प्रसाद मिला, छक के हम घर चले गए। नेक्स्ट मंडे को फिर से मैं क्लाइंट से मिलने गया हुआ था। क्लाइंट से मिलकर जब आ रहा था तो जैसे ही मेट्रो से उतरा ना, मन में एक ही बात आती है कि आज भी मंडे है, आज भी मैं बस का वेट करूंगा, कोई बस नहीं आएगी, कोई संगत आएगी मुझे उठा के बड़े मंदिर लेकर चली जाएगी, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला। मैं तो जो कहते हैं ना कि जैसे ही उतरते हो मेट्रो से तो शेयरिंग वाले ऑटो होते हैं, मतलब उसमें मैं बैठ जाता हूँ। भाई उसको तो 20 रुपए से मतलब है, उस वक्त 20 रुपए लगा करते थे। उनको उसको तो 20 रुपए से मतलब है, तुम चाहे फतेहपुर उतरो, चाहे छतरपुर उतरो, चाहे गुरु जी जाओ, उसको तो 20 रुपए से मतलब है। चलो उसमें बैठ जाएंगे, 20 रुपए दे के अपना जहाँ उतरना है उतर जाएंगे। मेन रोड पे ही बड़े मंदिर के पास, मैं आगे पैदल चला जाऊंगा। फिर ये सोच के मैं उसमें बैठ गया। और जैसे ही सावन पब्लिक स्कूल के पास, यानी कि गुरुजी स्कूल जो है ना, उनके पास जैसे ही ऑटो वाले पहुंचते हैं, तो मैंने क्या देखा, लेफ्ट एंड सेंटर दोनों लेन पूरी गाड़ियों से भरी हुई है, जाम। राइट लेन बिल्कुल खाली है, एंड सारी गाड़ियां स्पीड से जा रही है। ये भाई साहब ने क्या करा, अपनी ऑटो को राइट लेन में ले लिया। मैंने क्या यार इन लोगों को पता भी नहीं होता कि तुम्हें कौन सी गाड़ी किस लेन में चलानी है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब बताओ ये ऑटो है, या तो लेफ्ट में चले या सेंटर में चले, राइट में फिर फास्ट लेन में जाने की क्या जरूरत है इसको। पर चूंकि इसको है ना, मैं हूँ, मैं चलाता हूँ, चलो ठीक है। वहां कॉर्नर तक जाते थे, टी पॉइंट तक जाते जाते ये रुक ही जाएंगे, मैं उतर के चला जाऊंगा। संगत जी जैसे ही टी पॉइंट पे पहुंचा, तो वहां पे जो अंकल सेवा कर रहे थे ट्रैफिक का, उन्होंने सारी गाड़ियों को, स्पेशली जो राइट लेन की गाड़ियां थी, वो लेफ्ट यानी बड़े मंदिर की तरफ फ्री मोड़े जा रहे हैं। अब फ्री वहां पे या तो लेफ्ट लेन वाले मुड़ेगी या सेंटर वाले मुड़ेगी। अगर राइट में हो तो आप या तो सीधे जाओगे या यू टर्न करोगे। मैंने कहा यार ये कौन से लोग यहाँ पे होते हैं जिनको सेवा वा करना कुछ आता नहीं है, बन जाते हैं कि जी मैं तो सेवा कर रहा हूँ, कुछ पता वता होता नहीं है। अब मुझे क्या पता कि मालिक की कृपा चल रही है, हम तो अपनी बुद्धि में थे। लगा कि मैं अंकल को बोल दूं कि भैया आप यहीं पे रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। फिर लगा कि यार इनकी बदतमीजी ना बहुत होती है यहाँ पे, ये सीधे बोलेंगे भैया आपके गुरुजी यहीं रहते हैं क्या। मान के चलो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो गुरु संगत है यहाँ पे बैठे हुए सब, इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। चलो इन लोगों की मान रखने के लिए हम चलते हैं, 500 मीटर की बात है, बाहर ही तो आना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं आ जाएंगे।
तो गए एंड बिल्कुल बड़े मंदिर के आगे उस वक्त गेट के आगे ही गाड़ियां रुक जाया करती थी, फटाफट उतरो और वो लोग यू टर्न लेके चले जाया करते थे। तो जैसे ही उतरे तो मुझे लगा कि बस गुरुजी महाराज अब तो मैं चला वापस, मैं तो अंदर आने वाला हूँ नहीं, मैं पिछली बार ही बोला था कि मैं नहीं आऊंगा। तो लिटरली संगत जी मैं वापस आ रहा था अपने घर जाने के लिए, पर मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपना एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं तो कोई मुझे पीछे से खींच रहा है और मैं लिटरली आई वाज गोइंग बैक। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जाना आगे चाह रहा हूँ पर मैं पीछे जा रहा हूँ, मतलब मैं बढ़ ही नहीं सकता। मैं यार पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ पे, तुम चुपचाप एक काम करो, अंदर बड़े मंदिर चलो, एक बार दर्शन करके आ जाओ, सारी कहानी खत्म, आज तो पक्का ये आखिरी बार है। बड़े मंदिर गए एंड गुरुजी महाराज को फिर से मैंने यही बोला कि गुरुजी महाराज मैं आना नहीं चाहता था, आप मुझे क्यों लाए हो ये मुझे नहीं पता, बट ये मेरा आखिरी टाइम है, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आने वाला। और मैं वापस चला गया, आई मीन लंगर पर जो समोसे प्रसाद चाय प्रसाद वगैरह लेकर। एंड उसके बाद कहते हैं ना कि बस मुझे नहीं पता मेरा जीवन कैसा चल रहा था, बिजनेस की तैयारी चल रही थी, सब कुछ हो नहीं पा रहा था इतनी जल्दी, करते 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 इट वाज अक्टूबर नवंबर जो भी टाइम था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। उस वक्त संगत जी मैं सो नहीं पाता था, न पूरे दिन न पूरी रात। अब रात को कोशिश करता था सोने की तो शायद 3-4 बजे जाकर एक आध घंटे के लिए नींद आ जाया करती थी, उससे ज्यादा नहीं। और मैं पूरा परेशान रहता था कि यार मैं करूंगा क्या, लाइफ में आगे बढ़ूंगा कैसे, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, नौकरी में कर नहीं सकता, बाहर में जा नहीं सकता, सारे रास्ते मेरे बंद हैं, पता ही नहीं क्या होना। सो परेशान रहता था। एंड उसी वक्त अर्ली मॉर्निंग, इट वाज Quarter to 4 और Quarter to 5 समथिंग, शायद 3 के बाद 4:30 के बाद जो भी टाइम था, शायद Quarter to 5, सपना आता है मुझे। और उस सपने में मैं क्या देख रहा होता हूँ कि मैं एक सिंगल चारपाई पे लेटा हुआ हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे आसपास है, मेरे मम्मी पापा दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज मतलब बहुत तेज, उतनी बारिश आज तक मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी। तभी दरवाजा नॉक होता है, रजनी कहती हैं शिवम को कि बेटा जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, और ऐसे में आसपास के जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें पता है कि आसपास से कहीं हेल्प मिलेगा नहीं, तो ये लोग आके अपना काम कर जाते हैं। भाई मैं अपने बच्चे को आगे भेजूंगा खुद रहते हुए? मैंने उसको रोका, मैं बेटा आप रुको मैं देखता हूँ आगे कौन है। सो मैं उठ के गया, दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला मैंने क्या देखा संगत जी, गुरुजी महाराज पीले चोले में साक्षात दरवाजे के बाहर खड़े। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है पर मालिक के चोले पे पानी का एक छींटा नहीं, बारिश की एक बूंद। मेरे हाथ जुड़े, मैंने कहा गुरुजी महाराज आप प्लीज अंदर आइए। गुरुजी महाराज अंदर आ गए, मुझे और तो कुछ दिखा नहीं, मैंने चारपाई पे ही इशारा किया कि गुरुजी महाराज आप, क्योंकि उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि सब कुछ बिखरा हुआ था, घर में कुछ भी नहीं है, बस समय कट रहा है, एक चारपाई है। मैंने मालिक को वही इशारा किया कि गुरुजी महाराज आप चारपाई पे विराजमान होइए। गुरुजी महाराज चारपाई पे बैठे, फिर बोलते हैं कि मैनू आराम करना है। चारपाई दिखाया, कह रहे पुत्र मैनू सोना है, आपको मैंने डिस्टर्ब ना करो। मुझे लगा कि अब हम सब जानते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज आज तक अपनी लाइफ में कभी सोए नहीं, लेकिन वो इस तरह से सोकर किसका क्या कल्याण कर रहे हैं ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज। करीब 1 सवा घंटे के बाद गुरुजी महाराज उठे एंड मैं गुरुजी महाराज के पीछे बैठा था। तो गुरुजी महाराज मेरी तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि तू 10 पुत्र मैनू कि तेनू की चाहता। मैंने हाथ जोड़े, यानी गुरुजी महाराज से बस इतना ही बोला कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ नहीं पता, आप सब कुछ जानते हो, आप ही देखो कि पहले स्थिति कैसी थी और आज स्थिति कैसी है। सो मालिक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। गुरुजी महाराज ने बोला चंगी गल की। फिर थोड़ी चुप्पी होगी, हम सब जानते हैं गुरुजी महाराज बहुत ज्यादा बात नहीं करते, चुप्पी होगी, मालिक ने और कुछ नहीं बोला। तो उस चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने मालिक से पूछा
गुरुजी महाराज आखिर मेरी गलती क्या थी? क्योंकि ये बात संगत जी कोई यकीन कर ही नहीं सकता कि एक पास की वजह से किसी के जीवन में इतना बड़ा भूचाल आ चुका है। भूचाल उस वक़्त मैं समझ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। मुझे नहीं पता कि मालिक की ओर कौन-सी कृपा बरस रही है। उस वक़्त मैं हर एक चीज़ से अनजान था। लगा कि तो भूचाल आ चुका है जीवन में, सब कुछ खत्म हो गया है, बिखरता ही चला जा रहा है। कम से कम मैं अपने परिवार के सामने तो अपने आप को सही साबित कर लूँ कि वाक़ई प्रॉब्लम यही थी, कुछ और नहीं। नहीं तो कोई यकीन नहीं करेगा कि पास लगा कहानी कुछ और ही होगी, ये कहानी बना के गढ़ रहा है कि जी मैं तो निर्दोष हूँ। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि पुत्र तेरी कोई गलती नहीं। समय दी लौट सी जो होना सीखा हो गया, हुन आगे सब अच्छा होना। तो मेरे मुँह से एकदम से बात निकल जाएगी, गुरुजी महाराज कब? मालिक बोलते हैं, बहुत समय चले गए ने, थोड़े बच गए ने, इसमें भी चले जाना। अब फिर से चुप्पी हो गई। यहाँ पे संतुष्टि मुझे इस बात की हुई कि कम से कम मेरे परिवार को ये पता तो चल गया ना कि मेरी कोई गलती नहीं है या बात वही है। अब दुनिया कोई कुछ समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी चुप्पी हुई। फिर अब वो जो सत्संग, जो मालिक की कृपा जो मैंने बीच में बताया था एस्ट्रोलॉजर वाला, अब यहाँ पे वो बात आती है क्योंकि मन में ये चल रहा था कि मैं अपना उपाय करवा रहा हूँ। लगा कि यार इस वक़्त जो गुरुजी महाराज को मैं देख रहा था, वो एक परमात्मा के रूप में देख रहा था, एक संत या एक फ़कीर के रूप में नहीं, एक गुरु के रूप में नहीं। मेरे लिए वो साक्षात परमात्मा उस वक़्त मुझे नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगा यार मैं तो इंसानों से अपना इलाज करवा रहा हूँ, उपाय करवा रहा हूँ। वो एक पल को गलत भी हो सकते हैं, पर अगर परमात्मा आपको कोई चीज़ बता दे, तो वो तो बिल्कुल ठीक होगा ना। तो मैंने गुरुजी महाराज से पूछ लिया कि गुरुजी महाराज कुछ उपाय करना है तो वो बताओ। गुरुजी महाराज ने बोला पुत्र अलग से कुछ नहीं करना। जो तू कर रहा है करता रह, जिस रास्ते पे चल रहा है चलता रह, मंजिल पाए। मुझे लगा कि चलो मालिक से हुक्म हो गया है कि वो उपाय नहीं करना। अब बात उस रास्ते पे चलने की है तो मुझे नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। उस वक़्त अपनी बुद्धि से सोच भी रहा था कि चलो और मुझे सच बोलना, सच में रहना, हेल्प करना ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आज के डेट में कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं पता मालिक क्या बात कर रहे हैं, किसके लिए, क्या, कब, कहाँ, कैसा। सिर्फ़ गुरुजी महाराज जानते हैं, पर जो अपनी बुद्धि में आए हम उस चीज़ को आगे बढ़ के मतलब फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर गुरुजी महाराज जाने लगे, तो मैंने गुरुजी महाराज को रोका एंड मालिक से मैंने यही बोला कि गुरुजी महाराज जाते-जाते मुझे ब्लेस करके जाइए। गुरुजी महाराज ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखकर थपथपाया और बोला, "जा पुत्र, तेरा कल्याण कित्ता।" संगत जी उस वक़्त मेरे लिए ये सिर्फ़ एक वर्ड था जो हम अपने बड़ों को उनसे आशीर्वाद लेते हैं, चरण छूते हैं। तो वो जो आशीर्वाद देते हैं मेरे लिए उस वक़्त वो उसका सिर्फ़ इतना ही मतलब था। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। गुरुजी महाराज का ये कहना कि जा पुत्र तेरा कल्याण कित्ता, इससे क्या कुछ हो गया सिर्फ़ मालिक जानते। बट उस चीज़ को, उनकी उस कृपा को, महाराज की कृपा से हम हर वक़्त जी रहे हैं। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी महाराज। उस वक़्त जो समझ में आया कि इसका क्या मतलब होता है, मुझे पूछना चाहिए लोगों से। जगह-जगह जहाँ पे जो गुरु संगत मिलते, ख़ास करके पंजाबी अंकल को मैं ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करता था क्योंकि बैकग्राउंड वही है तो शायद वो इस चीज़ को बेहतर समझा पाएँगे। और जिनसे भी मैं बोलता, वो यही मुझे देखकर स्माइल करते हुए कहते कि कल्याण, जाओ अंकल, अभी तो गुरुजी महाराज जानते हैं, कल्याण हो गया आपका। अब वो इतना बोलकर निकल जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। अब कहते हैं ना कि आंसर मुझे अपने तरीके से चाहिए था, जिस चीज़ पे मेरा विश्वास हो, जिस चीज़ को मैं समझ सकूँ और वो चीज़ मुझे कभी कुछ समझ आ नहीं रही थी। 30 दिसंबर 2018 को बच्चों ने बोला कि डैडी मुझे मूवी चलना है, मूवी देखना है। कोई नई जो मूवी रिलीज़ हुई होगी तो उसके लिए बच्चों ने बोला। मुझे लगा यार बच्चों को मैं कैसे समझाऊँ कि बेटे स्थिति ऐसी है नहीं, लेकिन उनको हम कुछ कह नहीं सकते। ओके बेटा ठीक है, चलो चलते हैं। कहाँ चलना है? गुड़गाँव चलना है। मैंने कहा ठीक है। काफ़ी टाइम से गुड़गाँव में एक मेरी आंटी जी रहती हैं, उनसे भी मिलना था। तो लगा कि यार चलो एक काम पे, एक ही रास्ते में दोनों चीज़ पड़ जाएगा।
तो मुझे दूसरा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में सारा सब कुछ हो जाएगा। मैंने आंटी को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा, "आंटी शाम को मूवी बच्चे जा रहे हैं, मूवी के बाद हम वहीं पे आएँगे।" यहाँ से बोली, "ठीक है, आप आओ, हम यहीं पे डिनर बनाएँगे, डिनर करना।" ठीक है जी। मूवी के बाद हम उनके घर पहुँचे। बातों-बातों में कहते हैं ना कि मालिक के दरबार में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता एंड कुछ भी अनचाहे एंड बेवक़्त नहीं हो। पहली बार 2014-15 जो भी था उस दिन बड़े मंदिर जाना, मालिक का बुलावा, मालिक की कृपा एंड अब तक जो कुछ भी हो रहा था जीवन में वो सब मालिक की कृपा चल रही थी। हमें कुछ नहीं पता था। उस वक़्त आंटी जी मुझे ये कहती हैं कि जबकि देखो उससे पहले भी आंटी से मैं कई बार मिला हूँ मैं, सालों से, मेरे परिवार में। कभी उन्होंने गुरुजी महाराज की बात नहीं की। पिछले कहती हैं कि 6 सालों से वो सब कुछ मालिक को मानते आ रहे थे। उस वक़्त पता नहीं क्या उनके मन में बात आती है, कहते हैं सुबोध जी एक बात कहूँ मैं आपसे, आप गुरुजी को मानना क्यों नहीं शुरू करते? आप एक बार गुरुजी को मानना शुरू कर दो एंड देखो फिर आपका कल्याण। तो एक तो बात आई गुरुजी को मानने की और दूसरा बात आई कल्याण की। तो मुझे बातों-बातों में उनसे बोला कि आंटी मानता तो हूँ मैं एंड उनसे मैंने वो जो टेलीपैथी दर्शन गुरुजी महाराज का हुआ था, वो मैंने सुना दिया। अब जब वो सुनी तो उनकी ना आँखें फटी की फटी रह गई। अरे सुबोध क्या कह रहे हो आप? गुरुजी महाराज सपने में आए? उन्होंने ऐसा कहा? कि पता है मैं पिछले 6 सालों से गुरुजी को मान रही हूँ और आज तक मेरा कोई काम नहीं हुआ, कोई फ्रेग्रेंस नहीं आई एंड कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, जो कहते हैं ना कि लगे कि आपको ये कृपा है और सत्संग के रूप में सुना सकते हो। आप तो मानते भी नहीं हो, फिर भी आपके साथ ऐसी कृपा हो रही है। मैं कहा आंटी मानता तो हूँ मैं। कह रहे गुरुजी महाराज का सत्संग भी होता है और हम अपने घर में सत्संग करवाए थे। तो सत्संग में ना ऐसी कृपाएँ होती है कि मतलब आप देख सकते हो अपनी आँखों से। उन्होंने जो अपने घर में सत्संग करवाया था तो बता रहे थे कि उनकी जो जोत जलाया था मालिक का, जोत की लौ जो है ना वो करीब-करीब आधे मीटर, 1-1 मीटर तक ऊँची जाती थी। मैंने कहा हम तो घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा कराते हैं जब भी आता हूँ मैं छुट्टी पे। वो सत्यनारायण स्वामी की कथा में जो हम भवन में जो अग्नि वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे भी नहीं होता इतना तो। आप एक जोत की बात कर रहे हो आंटी की मतलब ऐसी कृपा होती है, जिसे अपनी आँखों से देख सकते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे देखोगे? आप तो जान मानते भी नहीं हो तो आप कैसे कराओगे? मैंने कहा आंटी मैं कराऊँगा, मैं मानता हूँ। एंड उस रात को हम लोग वहाँ से चले गए। 31st की सुबह 4 बजे के आस-पास ही उठकर हम अपनी सेवा में लग गए। सेवा मीन्स कि उस दिन वहाँ पे प्रोग्राम होना था। सबने बोला आस-पास के बच्चों ने सबने कि सुबोध अंकल आप यहाँ पे हो, तो हम प्रोग्राम करते हैं, आप नहीं होते तो हमें तो पेरेंट्स छोड़ेंगे ही नहीं, आप हो तो आपके साथ हमें छोड़ भी सकते हैं। सो हम न्यू ईयर की प्लानिंग करते हैं पूरी। एंड उस दिन पूरा हम लोग बहुत बड़े मतलब तरीके से उसको करने की कोशिश कर रहे थे। टेंट, साउंड सिस्टम पूरा सबके अपने-अपने कैरेक्टर्स, क्या रोल करना है, सब कुछ मतलब पूरी तैयारी कर रहे थे। करते-करते करीब-करीब 2 बज गए। मुझे लगा कि चलो अब लंच कर लेते हैं। मैं घर आया, लंच वगैरह ले लिया। मुझे लगा कि आज मंडे है। रजनी को मैंने बोला हम कि आप तैयार हो जाओ, हम बड़े मंदिर चलते हैं। कल जो आंटी ने बात कही थी ना, कि आप गुरुजी को मानना शुरू कर दो और फिर देखो आपका कल्याण। तो वो बात कहीं न कहीं मेरे अंदर बिल्कुल समा चुकी थी, कि मानना शुरू कर दो फिर देखो आपका कल्याण। तो मैंने रजनी से बोला, मैंने कहा आप तैयार हो जाओ, हम बड़े मंदिर चलेंगे एंड जो कुछ भी कहते हैं ना कि 2018 मेरे लिए ऐसा है कि इसमें से 1 भी रुपया इनकम नहीं हुआ एंड सब कुछ चलता चला गया। तो हम गुरु महाराज जी के पास जाएँगे और उनको बोलेंगे कि मालिक ये 2018 हमारे जीवन में कभी मत लाना। हम तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं ना। उनकी कृपा 2018 में हुई, ऐसी रहमत जिसे हमने देखा नहीं। पर ये तो ज़रूर दिख रहा है कि जी पैसे कोई इनकम नहीं, खर्चा हो रहा है। समय-समय की बात है, मालिक जो दिखा दें, जो करवा दें। तो हम गुरुजी को बोलकर आएँगे कि गुरुजी महाराज ये 2018 हमारे जीवन में कभी मत लाना एंड अब कल से 2019 शुरू है, नया साल, नया जीवन, नई कृपा। 2:55 पर हम घर से निकलते हैं एंड साथ वाले घर में वो टेंट, साउंड सिस्टम वगैरह सब कुछ लगने वाला था। सारी तैयारी चल रही थी। तो वहाँ पे जो एक अंकल जो सेवा कर रहे थे ना, तो उन्होंने बोला कि चाचू कहाँ चले? मैंने कहा मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ एंड 1 घंटे में वहाँ से हम आ जाएँगे।
1 घंटे का काम मैंने आप सबको दे दिया है, ये पूरा कर लो, फिर मैं आऊँगा तो उसके बाद आगे काम कंटिन्यू कर लेंगे। तो उन्होंने कहा चाचू अगर आज आप बड़े मंदिर गए ना, तो रात के 10, 11, 12, 1 कितने बज जाएँगे कुछ पता नहीं। आप यहाँ रहोगे नहीं तो प्रोग्राम तो वैसे नहीं होना, हमारे घरवाले तो वैसे नहीं छोड़ेंगे, सो आप प्लीज़ मत जाओ। मैंने कहा देखो घर से निकले हैं बड़े मंदिर बोलकर, जाएँगे तो ज़रूर। और आज मन ही मन में मैं कह रहा हूँ कि आज मंडे है, वहाँ पे जाओगे, समोसे प्रसाद मिलेंगे, चाय प्रसाद मिलेगा, लेके आ जाओगे, घंटे में मैं आ जाऊँगा। बाइक से जाना, बाइक से आना और वहाँ पे कितना ही टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि चाचू आपने देखी भीड़ कितनी है उधर आज? मैं कह रहा हूँ आज 31 दिसंबर मंडे इससे बड़ी बात और क्या है, जो इतनी भीड़ होगी। मन के जितनी भी भीड़ होगी, अगर ऐसा कुछ मुझे दिखा, तो मैं दरवाजे पे से मत्था टेक के आ जाऊँगा क्योंकि सत्संग में हमने सुने थे मालिक कहते हैं कि जो दरवाजे से गुज़र जाए, जो आस-पास से भी गुज़र जाए कृपा, तो मुझे लगा मैं दरवाजे से मत्था टेक के आ जाऊँगा, कृपा ही चाहिए ना, तो ये सेवा भी तो ज़रूरी है। सो हम चले, वहाँ पे बाहर से ही देख रहे हैं संगत जी कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ बंगाल से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से, यूपी से, हर जगह से आए हुए हैं, पंजाब, यू जस्ट नेम इट एंड उस टाइम बस आया करती थी एंड सब आगे ना नाम लिख के रखा करते थे, कौन-सी गाड़ी कहाँ से आई है करके, बैनर वगैरह लाया करते थे। तो मैंने कहा यार, पूरी दुनिया आज यहाँ पे है और मैं घर में रहकर मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, ये वही बात हो रही है मेरे साथ तो। मैं कहा चलो अभी तो चलते हैं, बाकी आज सेवा है एंड बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं, बट अभी तो चलो। हम आगे गए, तो उस टी पॉइंट पे जैसे ही गए वहां से मुझे राइट होना था। आप सब आएंगे तो आप लेफ्ट जाएंगे बड़े मंदिर के लिए, मुझे राइट जाना होता है। बाइक पे जा रहा था तो लगा कि बाइक तो अंदर जाने देंगे नहीं क्योंकि सारी गाड़ियों को तो बाहर भेजे थे, मतलब बाजू वाले फार्म हाउस में, माई लेफ्ट एंड योर राइट। तो लगा कि जाने तो देंगे नहीं बट कोशिश करो क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। अभी इतनी देर पैदल चलूंगा, इतनी भीड़ में तो पता नहीं कभी पहुंचूंगा मैं। अंदर जाओगे वहां बाइक खड़ी कर देंगे साथ की पार्किंग में, मंदिर के साथ वाली पार्किंग में हो जाएगा। सो हम अंदर चले गए और मुझे किसी ने रोका नहीं। अंकल जो वहाँ पे सेवादार इस वक्त जो सेवा कर रहे थे, उन्होंने कार को रोक कर मुझे अंदर जाने दिया, जबकि और किसी को अंदर जाने नहीं मिल रहा था। अब ये सब क्या था, गुरुजी महाराज जानते हैं। जैसे ही वहां पे गए तो देखा कि ओ माय गॉड, यहाँ पे तो टेंट लगे हुए हैं, पूरी पार्किंग भरी हुई है। मैंने कहा, यार अब मैं क्या करूंगा। मैंने कोई बात नहीं, अब तो टाइम वही आ गया है कि दरवाजे से मत्था टेक के चलो। मैंने साथ में बाइक खड़ी की टेंट के साथ में, जहाँ की आजू बाजू सेवादार अंकल भी खड़े थे। मुझे लगा कि मैं खड़ी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा। रजनी को बोलूंगा पहले आप मत्था टेक के आ जाओगे, जब आप आओगे जस्ट श्योरिटी कि भी बाइक अकेली नहीं है यहाँ पे और हम जाने वाले हैं। मैं जब आप आ जाओगे तो मैं मत्था टेक के आ जाऊंगा और हम चल चलेंगे। इतनी भीड़ में तो हम जा ही नहीं सकते, वाकई मतलब 4-5 घंटे लग जाएंगे अंदर जाना और बाहर आना। तो जैसे ही मैंने बाइक खड़ी की संगत जी, मुझे अंदर से एहसास हुआ कि ये जो संगत दोनों साथ में है ना, सेवादार अंकल, इनकी शायद दृष्टि मेरे ऊपर है ही नहीं। मुझे लगा मौके का फायदा उठा लो। चुपचाप वहां से बाइक खड़ी करके निकल गए। साथ में उसी टेंट में ही जोड़े घर बने हुए थे। हमने जोड़े, बहुत सारी संगत थी बट हमारे जोड़े सबसे पहले ले लिए गए एंड मैं गेट पे चला गया सीधे। मुझे लगा यार, एक आंटी में एक अंकल में हम घुस जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। संगत तो यहाँ पे सब बड़े मतलब सपोर्टिव हैं, सो काम तो हो ही जाएगा। और वहां पे 3 सिक्योरिटी गेट लगे हुए थे, एक आंटी की, एक अंकल की और एक खाली था। मैं अंकल वाले में घुस गया, आंटी आंटी वाले में घुस गई। मुझे लगा चलो, पता नहीं क्या मन में बात आती है कि जो सिक्योरिटी गेट जो साथ में है ना, जिसपे कोई नहीं है, शायद वीआईपी के लिए होगा। फिर मन में बात आती है कि यार इस दरबार में वीआईपी कौन है? जिसने मालिक की जैसी भक्ति कर ली वैसे ही कृपा पाएगा। अगर तुम्हारे अंदर भावनाएं सही है, गो फॉर इट। और मैं चला गया। जैसे वहां पे गया तो सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा एंड कुछ नहीं बोले। इससे पहले कि मतलब मैं कुछ कह पाता, आंटी को मैंने बोला आप इधर आ जाओ, लगता है यहाँ से हम जा सकते हैं। इससे पहले कि वो लाइन में आ पाती, मेरे पीछे कोई 3 संगत आ चुके थे और जो तीनों थे उनका रंग रूप कुछ ऐसा था संगत जी, जैसे कि लाइक कहते हैं ना कि कुछ मिट्टी की खुदाई करके आ रहे हों और लगा कि चलो जाते आते मालिक के दर्शन करते हुए चलते। तो
लगा कि मैं रजनी को बोलूं कि आप आगे आ जाओ क्योंकि हमें जल्दी जाना है। फिर मालिक की एक बात याद आती है कि गुरुजी महाराज कहते हैं कभी लाइन नहीं तोड़ना। कि यार वो आगे आ जाएंगी तो लाइन तोड़ देंगी, ऐसा तो तुम कर नहीं सकते। चलो मैं पीछे चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पीछे जो तीन है इनकी लाइन तो नहीं टूटनी चाहिए ना। फिर लगा, अगर मैं पीछे जाऊं तो कहानी तो वहीं आगे ना, लाइन तो टूट ही जाएगी ना। चुपचाप खड़े रहो, जो जहां पे हो जैसे हो, सब संगत है यहाँ पे, कोई और कुछ भी नहीं है। आगे जैसे ही ये मन में बात आती है, आगे मुंह किया मैंने। सेवादार अंकल कहते हैं अंकल आप चलो अंदर। मुझे लगा कि यार बड़ी अच्छी सेवा हो रही है यहाँ पे, ये जो अंकल आंटी की लाइन इतनी देर से खड़ी यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं, इनको तो जाने नहीं दे रहे भीड़ की वजह से। एंड मुझे बोल रहे हैं कि आप अंदर चलो, मैं तो अभी आया हूँ, इन्होंने देखा भी है। मैं चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे तो जल्दी जाना है। आगे आगे मैं चला, पीछे से ये लोग आ गए। एंड जैसे ही आप आगे जाते हो तो जहाँ पे गणेश जी से लेफ्ट मुड़ा जाता है ना, एक्चुअली आप नॉर्मली क्या होता है कि हम सीधे जाते हैं एंड यू टर्न करके वापस आते हैं, तब वहां से राइट मुड़ते हैं। बट इस वक्त यहाँ से गणेश जी से लेफ्ट मुड़ा जा रहा था, सारी संगत को सीधे नहीं जाने दिया जा रहा था। और जैसे ही मेरा नंबर आता है, मैं पीछे नहीं देख रहा था, जैसे ही मेरा नंबर आता है, संगत जो सेवादार अंकल खड़े थे वहां पे, वो कहते हैं, 2 सेकंड के लिए पॉज करा, उसके बाद बोलते हैं अंकल आप सीधे चलो। मुझे लगा कि यार इनकी अजीब सेवा हो रही है, हर कोई अपनी मर्जी से घुमाया जा रहा है। अब मैं सीधे जाऊंगा तो अब लाइन तो सीधे की लग जाएगी। 1 घंटा और गए भीड़ के हिसाब से, तो अब मुझे जल्दी जाना है, इधर जाऊंगा तो 3-4 घंटे में काम हो भी जाएगा, फिर भी मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, इधर जाओगे 1 घंटा और लेट हो जाएगा। बट मन में बात आती है, सेवादार जो कह दे उसे गुरु का हुक्म मान के सुन लो, कर लो। क्योंकि वहां पे सेवादार नहीं कहते, मालिक कहते हैं। ऐसा हमने पुराने संगत से सुने हैं कि गुरुजी महाराज का ये कहना है कि जो सेवादार कहे उस पर कोई बहस नहीं, जो कह दे चुपचाप मान लो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब किस वक्त गुरुजी महाराज सेवादार के रूप में बनकर आपसे वो बातें कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो बस मैंने बिल्कुल हाथ जोड़े, जी अंकल बोल के मैं आगे निकल गया, सीधे जो जिधर गाइड किया गया था सेवादार अंकल जी की तरफ से। जैसे आप आगे 8-10 कदम जाओगे संगत जी, तो देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे गुरुजी महाराज की समाधि का डोर है, 3-4, 2-3 सीढ़ियां नीचे होकर। उस दिन समाधि, उस वक्त, उस दिन तो नहीं कहूंगा मैं, पर उस वक्त समाधि बंद थी, किसी को समाधि दर्शन के लिए नहीं भेजा जा रहा था। एंड जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, मेरे पीछे मेरी आंटी ही थी, मेरा भतीजा ही था, और वो तीनों अंकल कहाँ जा चुके थे मुझे नहीं पता। मैंने उनको दोबारा वहां पे नहीं देखा। जैसे ही वहां पे गए तो वो जो डोर है ना, ऑटोमेटिक खुलने लग गया, हाथ किसी का नहीं लग रहा है। वी ऑल नो कि वो डोर ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, उसे खोला जाता है। बट उस वक्त कोई हाथ से नहीं खोल रहे, पर वो दरवाजा खुल रहा है। मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है, शायद गुरु जी महाराज खोल रहे होंगे, मुझे आज कृपा चाहिए ना, चलो अंदर। वहां से 2-3 सीढ़ियां उतर के सीधे मैं, दरवाजा खुला हुआ था, अंदर गया। और जाते ही नॉर्मली हम पीछे की तरफ जाकर मालिक को मत्था टेकते हैं, और उस वक्त लगा कि लालच नहीं, यहीं पे मत्था, अंदर जाते ही मत्था टेक लो, क्या पता कोई अंदर होंगे तो तुम्हें भगा देंगे। और मैं जाते ही मत्था टेका, जो भी मन में भाव थे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में रख दिए। एंड जैसे ही खड़ा हुआ तो राइट हैंड साइड में जो डोर है, बड़े मंदिर के दरबार के बिल्कुल एंगल में, वहां पे एक अंकल दरवाजा खोलकर, बहुत ही हैंडसम, लंबे चौड़े से, बहुत सुंदर, बहुत तेज था उनके चेहरे पे, उनको मैंने दोबारा बड़े मंदिर में कभी नहीं देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर बिल्कुल खड़े हुए कहते हैं अंकल आप यहाँ से सीधे बड़े मंदिर जाओ, सीधे दरबार जाओ। मैंने हाथ जोड़े, जय गुरु जी किया। एंड उसके वक्त, उस वक्त जो स्थिति थी संगत जी मेरे सामने, कि यहाँ से ना बिल्कुल दरबार तक कारपेट लगा हुआ है, रेड कारपेट लगा हुआ है, सारी बड़े मंदिर की संगत रुकी हुई है, सबको सेवादार अंकल ने रोका हुआ है। एंड जितनी भी संगत है सबके हाथ जुड़े हुए हैं। मैं हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए, उस कारपेट पे चलते हुए, विद इन फ्यू सेकेंड्स दरबार में पहुंच गया। एंड अब जाके मैंने गुरु जी महाराज को मत्था टेका दरबार में। एंड बस मालिक के श्री चरणों में जो कुछ भी रखना था मैंने रख दिया। एंड जैसे ही उठते हैं मन में एक ही बात आती है, यार चलो यहाँ तक तो बहुत जल्दी आ गए,
1 घंटा बोलकर आया था, अब आगे समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद ही तो मिलना है ना, वो लेके फटाफट चले जाएँगे, 1 घंटा बोल के आया था, 1 घंटे में मैं चला जाऊँगा। अब देखो मालिक की क्या कृपा चल रही है और मेरी बुद्धि, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सेवा भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जो हम भाटी माइंस में कर रहे हैं। मेरा सारा फ़ोकस उस सेवा पे था। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लंगर हॉल में जाते हैं तो देख के मैं फिर से परेशान, मैं कि यार ये क्या हुआ यहाँ पे, आज तो मंडे है। ये समोसे प्रसाद, चाय प्रसाद मिलनी थी, लंगर क्यों चल रहा है आज यहाँ पे? इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, इतनी सारी संगत को इतना अकोमोडेट करना, कितनी परेशानी होगी, कितना टाइम लगेगा, मतलब मुझे स्किप करना पड़ेगा। तो आई वांटेड टू स्किप, जहाँ से हम बाहर के लिए मुड़ते हैं ना लेफ्ट, मैं वहाँ चला गया। संगत अंकल वहाँ पे खड़े हुए, मुझे कह रहे अंकल आप ऊपर चलो। अब मुझे लगा यार ये और मुसीबत है, अगर बिठाना ही है तो राइट साइड में यहीं पे बिठा दो, फटाफट लंगर लेके चला जाऊंगा मैं, ऊपर लेकर जाओगे इतनी देर लगेगी। मैंने चलो कोई बात नहीं, फिर से वही बात याद आती है, गुरु जी महाराज क्या कहते हैं, सेवादार की बात माना। सो कोई बहस नहीं, चुपचाप बिना किसी कुछ कहे हुए, भाव दिखाए हुए मैं चला गया। जैसे ही ऊपर गया संगत जी, तो राइट हैंड साइड में जो हॉल है, ऊपर जाने के बाद आधा हॉल बिल्कुल भरा हुआ। एंड जैसे ही मैं गया, तो नॉर्मली हम होते हैं कि हम बैठते चले जाते हैं। उस वक्त सिचुएशन ऐसी आई कि हम लास्ट वाली उस पंगत की लास्ट संगत थे, तो हम आमने सामने ही बैठ सकते थे, मैं और आंटी। तो जैसे ही हम बैठे, मैं मैसेज करने वाला था। नॉर्मल मैं फ़ोन कभी यूज़ नहीं करता ड्यूरिंग सत्संग, और बड़े मंदिर में स्पेशली कभी नहीं। उस वक़्त पता नहीं क्या एक मन में वो खुशी हो रही थी कि यहाँ तक तो फटाफट आ गए हैं बहुत जल्दी, आधा घंटा भी नहीं लगा। एंड मैं उस अंकल को मैसेज कर देता हूँ जो बोल रहे थे कि रात हो जाएगी, कि जी मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। ये मैसेज करने के लिए भी फ़ोन निकाला ही था कि मालिक ने वो भी नहीं होने दिया। इतने में देखा कि रजनी जो आगे बैठी है ना, उन्होंने हाथ ऊपर किया। मुझे लगा हाथ ऊपर ये ऐसे कैसे करे जैसे कि लंगर प्रसाद आ गया हो। मैंने, मेरे बाजू में 2 पैर हैं यार, ये कौन है? मैंने ऊपर देखा, मैं ओह माय गॉड! लंगर प्रसाद! जय गुरु जी! अब ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया। हमारे बैठते ही लंगर प्रसाद आ गया हमारे आगे। चलो फटाफट लेते हैं, हम तो चलेंगे फटाफट। हम बैठे एंड लंगर प्रसाद लेने लग गए। जब तक हम लंगर प्रसाद फिनिश कर चुके थे, तो हम 2 संगत को ही, हमारे और हमारे पास वाले जो थे, इन दोनों को ही उस वक़्त लंगर प्रसाद मिला। और उसके बाद जो पहला कॉर्नर से ऐसे शुरू होता है, वैसे शुरू हो गया था। तो इससे पहले कि हमारा फिनिश हो पाता, आस-पास नंबर भी नहीं आया था। सोचो इतनी तेज़ी में सब कुछ चल रहा है और हम इतनी तेज़ी में फिनिश करके, थक के जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उठ के जैसे लंगर प्रसाद छक लिया हमने, हम बस वहाँ से निकले। जैसे ही घर पहुंचा संगत जी, इट वाज 3:55 ऑन द क्लॉक। मैंने अंकल को सीधे दिखाया, अंकल मैं आपको 1 घंटा बोलकर गया था ना, देखो 1 घंटे में मैं वापस आ चुका हूँ। एंड समाधि स्थल के दर्शन हुए, दरबार में मत्था टेका और लंगर प्रसाद छक कर आ रहा हूँ। वो बोलते हैं अंकल अगर नॉर्मल डे भी जाओ ना, तो 3-4 घंटे का रूटीन है ये, आज तो भूल ही जाओ। सो आप बाहर दरवाजे से मत्था टेक के आगे हो गए, आप कह रहे हो कि अंदर से होके आ रहा हूँ। भाई, आप मत मानो, जिनको सुनना था उन्होंने सुन ली। अब बस कहानी सारी वहां की है। सेवा में लग गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एंड इट वाज मार्च, दैट आई रिमेम्बर वेरी मच। मालिक की कृपा से उनके श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य हर रोज प्राप्त होता था। उनकी रहमत, कृपा हर रोज बिठाते थे सुबह अपने पाठ के लिए। उस वक्त पाठ पे जब बैठे हुए थे, कहते ना कि मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं आता संगत जी, कि मुझे पता है पाठ कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं पता, न तब न अब। मालिक की कब कृपा होगी, कब कैसा कुछ होगा मुझे नहीं पता, बट अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मालिक की कृपा होती है ना, वो मुझे दिखा भी देते हैं, बता भी देते हैं, अपने जुबान से मुझे सुना भी देते हैं, कान में आवाज आती है मालिक। एंड दैट वाज वन ऑफ द डे। बैठे थे, बैठे बैठे गुरु जी महाराज ने इतना ध्यान लगा दिया, मतलब कहते नहीं किसी बड़े बड़े ऋषि मुनि शून्य में चले जाते हैं, शायद वो वाली सिचुएशन होगी। गुरु जी महाराज मुझे दिख रहे हैं और मैंने उनसे कह रहा हूँ कि गुरु जी महाराज, क्या मैं दुबई में रहकर आपको नहीं पा सकता था? क्योंकि मेरे मन में ना एक सवाल था। मम्मी हमेशा परेशान रहती थी, कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को इस तरह से घर बैठे हुए नहीं देखना चाहते। सो
काफ़ी परेशान रहती थी कि बेटा अगर गुरुजी को ही पाना था तो क्या तुम दुबई में रह के गुरुजी को नहीं पा सकते थे? वहाँ पे गुरुजी नहीं है। मैंने कहा मम्मी अब पता चला है कि वो वहाँ पे है। पहले नहीं पता था ना क्योंकि मैं जुड़ा हुआ नहीं था। तो मैंने मालिक से ये सवाल किया कि गुरुजी महाराज, क्या मैं दुबई में रहकर आपको नहीं पा सकता था? यानी कि मन में जो इच्छा थी वो यही कि वापस भेज दो या बुलाते ही नहीं। भक्ति देनी थी तो वहीं बिठा के दे देते। ये सब क्यों इतना, कोई पैसे नहीं, सब कुछ बेकार चलता जा रहा है, हम तो बहुत ऊँचाई उड़ रहे थे, तो ये वो सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं ना अब तक कुछ नहीं पता था ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, उनकी आवाज़ आती है संगत जी मेरे कानों में कि तेरा वक़्त अब बुरा आ चुका था। रोड एक्सीडेंट में तेरी मौत होनी, अब वो दुबई तेरे लिए सही नहीं रहा। एंड इसके बाद इतना बोलकर मेरे आँखों के आगे एक वीडियो चलता है, जिसमें मैं ये देख रहा हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ एंड मैं सच में वहाँ पे गाड़ी ड्राइव करता था। एक जगह पे शेख जायद रोड है वहाँ पे, जो कि कहते हैं ना कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं होते हैं। उस रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया है, एक टनल में, एंड मेरी बॉडी को वहाँ से इंडिया भेजा जा रहा है। यहाँ आने के बाद मेरा परिवार पूरा बिखर चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लोग रोड पे आ चुके हैं। एंड एकदम से मेरी आँख खुलती है, मैंने कहा क्या? मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला था वहाँ पे? एंड इसके बाद जो कहते हैं ना कि सब कुछ मेरे दिमाग में दौड़ना शुरू हो जाता है कि उस पल में जाओ वापस जिस वक्त मुझे सीआईडी ने पकड़ा था, कि वो सीआईडी वाला कोई आम इंसान नहीं था, गुरुजी महाराज के भेजे हुए गण थे, जो मालिक अपनी कृपा बरसा रहे थे। संगत जी, ये सब मैं फिर से वापस कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये सब कुछ चलना शुरू हुआ। मालिक ने ये बोला नहीं और ये बताया नहीं, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब वो मालिक ने दिया, मेरे मन की सोच है, ये गुरु महाराज जाने, पर मेरे मन में जो चलना शुरू हुआ वो यही सब कुछ बैकग्राउंड में जाना शुरू कर दिया मैंने। जैसे ही ये देखा कि मालिक ने मुझे दिखाया कि मेरी मौत हो चुकी है रोड एक्सीडेंट में और मेरी बॉडी को इंडिया भेजा जा रहा है, ये वो वक्त था जब मैं जेल में था। तो वो सब कुछ आना शुरू हो गया मेरे दिमाग में कि सीआईडी वाला कोई ऐसे ही आम इंसान नहीं था, मालिक के भेजे हुए गन थे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की, मुझे पकड़ा, मुझे सीनियर से सीआईडी, पुलिस, जेल, कोर्ट जो कुछ भी होना था, वो भी इस रोल का हिस्सा था। मुझे मेरी मौत से बचाने के लिए जो गुरुजी महाराज ने रचना रची, ये उसका सिर्फ एक हिस्सा था। वहां से जो कोर्ट में जो मिला, जज साहब का पीए जिसने मेरा फाइल नहीं लिया, वो भी अपनी सेवा कर रहा था मालिक के हुक्म से। जो मेरे मन में बात आ रही है, एक मेरे अंदर वो विश्वास मालिक के प्रति, उनकी कृपाओं के प्रति, उनका, वो भी अपनी सेवा कर रहा था। जेल गए, 65वें दिन रिहा हुआ, 65वें दिन से पहले नहीं। वो भी मालिक की कुछ ना कुछ कृपा होगी कि 65 दिन वहां पे रख के मुझसे क्या कटवाया, सिर्फ मालिक जानते हैं। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे वहां नहीं रखा क्योंकि उनको हिसाब से वो चीज गलत है, अब सही नहीं रहा। मालिक ने मुझे वहां से वापस इंडिया भेज दिया, और इंडिया में क्या क्या कारण देकर, कैसे कैसे कारण देकर अपने शिव चरणों में बुलाए, संगत से मिलवाए, मतलब हर एक चीज करवाते चले गए। कि मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये सब कुछ अचानक ही होता चला गया, सब उनकी रहमत का रूप चल रहा था। इसमें और कुछ नहीं, जो मेरी इच्छा से कुछ हो रहा है या किसी और के चाहने से ऐसा कुछ हो रहा है, सब कुछ वो हो रहा था मेरे जीवन में जो गुरु जी महाराज चाहते हैं। क्योंकि मेरी प्लानिंग तो बहुत ऊंची थी ना, अपना बिजनेस खोलने वाला था, सब कुछ कहाँ रह गया। अगर मैं करता तो वो सब कुछ होता ना। कुछ नहीं हुआ वो जो मैंने चाहा, सब कुछ वो हुआ जो मेरे गुरु ने चाहा। तो जब वो करने वाला है बैठा है और वो कर रहा है और होता है उसी के इशारे से है, मैं इशारे से अपना पैर भी एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, तो मैं कोशिश ही क्यों कर रहा हूँ इन चीजों के लिए। मैंने कहा नहीं, अब वो करो जो तुम्हारे दिमाग में बात आ रही है और उनकी कृपा से लगे कि ये उनका हुक्म है। मैं बस उस चीज को करता चला गया। मैंने कहा मालिक, इतने सारे गण रखकर आपने सबसे सेवा ली एंड मुझे उस मौत के मुंह से बचाकर अपने श्री चरणों में लगाया, इससे बड़ी बात मेरे आगे क्या हो सकती है। मतलब ये ना कुछ सेकंड में इतनी सारी बातें हो रही है। मन का बस वो सब कुछ मुझे दिख गया है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला कोई और है। अब वो जैसा चाहता है वैसे पूरी दुनिया को घुमाता है,
एंड हम एक कठपुतली हैं, वैसे ही करते हैं जैसा। फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि बड़े मंदिर में 31 दिसंबर को क्या हुआ था, ये मेरे लिए पज़ल था पूरा। तो मैंने गुरुजी महाराज से उस वक़्त ये पूछ लिया, गुरुजी महाराज उस दिन बड़े मंदिर में क्या हुआ? मालिक ने बोला कि जो तेरे पीछे गेट के पास 3 संगत आई थी, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जिनको मैंने भेजा। अब संगत जी क्या कहोगे इसे? दोबारा दूसरा सवाल मेरा आया कि गुरुजी महाराज उस दिन समाधि स्थल में कह रहे हो मैं सीखा। मेरे पास और कोई सवाल नहीं था, ताकि परमात्मा अपने आप सब कुछ कर रहा है, कब, क्या, कैसे, कहाँ, ही इज़ अ डूअर। सो तुम अपनी बुद्धि ना लगाओ। अब जो कुछ भी होता है मैं उसे अपनी गुरुजी महाराज की कृपा समझकर स्वीकार करता हूँ। जीवन के किसी भी मोड़ पे, कैसा भी वक़्त आए, मैं सिर्फ़ मालिक का शुक्राना क्योंकि जो समय उन्होंने दिया है वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और उस समय पे अगर वो मेरे मालिक की रज़ा है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी हर एक रहमत का, हर कृपा का शुक्राना है मेरे मालिक कि आप अपनी ऐसी रहमत हर वक़्त अपने भगत पर, अपनी संगत पर बनाकर रखते हैं। ऐसे ही विश्वास से आप हर एक संगत के अंदर समाओ एंड हम सब के अंदर वो विश्वास डालो कि यू आर द डूअर एंड एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज़ ऑफ इट्स योर चॉइस, इट्स योर हैप्पीनेस। I mean, it's our happiness, but it's your will, it's your grace. बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत-बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू वासन अंकल जी कि आपने गुरुजी महाराज जी की बड़ियाई में मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट जो भी समय गुरु महाराज ने दिया एंड जो भी बातें कहलवाई, शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, करने वाले आप, करवाने वाले आप। बट अगर ऐसा कभी कुछ लगता है कि हो सकता है शायद जाने-अनजाने मैंने अपनी जुबान से ऐसा कुछ कह दिया हो, जो वो मालिक की शेयरिंग नहीं हो, वो मेरी ऐसी कुछ सोच हो, तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी महाराज से और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी महाराज, बेअंत-बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं इस शेयरिंग को विराम देना चाहूँगा एंड थैंक यू ऑल संगत कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाल कर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपने समय को बिताया। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक एंड एज़ आई ऑलवेज़ से कि गुरुजी महाराज समय आपका दिया हुआ है, सब कुछ आपका है, आप ही ने शेयर करवाया है। एंड इसके हर एक पल प्रभु आपके श्री चरणों में समर्पित, इस पे मेरा कोई रोल नहीं। बस ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे मालिक कि आपने जीवन के इस समय को अपने श्री चरणों में रख बिताने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। ओवर टू यू अंकल जी। जय गुरु जी महाराज। साक्षी, ओवर टू यू। Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you, Guru Maharaj, for sending uncle today. And it's always a pleasure to hear किसी भी संगत को जब हम सुनते हैं. And hearing coming from Subodh uncle is one of the pleasure for each one of us क्योंकि समर्पण भाव, surrender, सेवा में समर्पण, acceptance, this is all that all are reaffirmations जो आज गुरुजी महाराज ने अंकल के सत्संग के थ्रू हम सब तक पहुंचाई है. So गुरुजी हम आज यही आपसे प्रार्थना है कि जैसे आपने अंकल का सोजी बख्शी और उससे वो करवाया क्योंकि करने कराने वाले गुरु महाराज आप हैं. हम तो कुछ भी नहीं कर सकते एज़ अंकल आल्सो सेड हम सिर्फ कठपुतली हैं, गुरुजी ही करते हैं, वो ही करवाते हैं. नाम हमारा होता है बट एंड ऑफ द डे ही इज़ द डूअर, वी आर ऑल जस्ट नथिंग. सो बस गुरुजी अपने चरणों में रखाए रखना, अपने चरणों की प्रीति और प्यार बख्शना कि हम इससे कभी भी दूर ना हो. जन्म-जन्म जितने भी जन्म आ रहे हैं गुरुजी बस आपके चरणों में जाएँ और आपके ही याद में और आपके ही प्यार में निकल जाएँ. थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू वन्स अगेन एंड गुरुजी ने जब दोबारा कृपा और आज्ञा दी तो आप ज़रूर आइएगा और अपनी ऑनवर्ड जर्नी हम सबके साथ फिर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच गुरु महाराज. थैंक यू अंकल. ओवर टू यू वासन अंकल. जय गुरुजी महाराज. नमस्ते संगत जी. जय गुरु जी महाराज। वेरी ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग फ्रॉम यू सुबोध अंकल। गुरु परिवार को बहुत मैसेजेस मिले हैं और आपका जो संगत शेयरिंग है वो तो अभूतपूर्व है। कृपा ही कृपा है। महाराज की कृपा आगे भी ऐसे ही बने रहे। गुरु महाराज की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत
ढेर सारा आशीर्वाद। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य पे गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। महाराज आपको हमेशा स्वस्थ रखें और आपके परिवार के ऊपर सब पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ ही अब हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे।